आवाज आ रही है ऑनलाइन? ठीक है जी। कोई डाउट किसी को ऑफलाइन ऑनलाइन कोई डाउट? देखो, रूल ऑफ लॉ तो जैसे मैंने आपको बताया, वैसे भी हम ये सारी चीजें जो है प्रोसीजर एस्टैब्लिश और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हम डिस्कस करेंगे कल या परसों की क्लास में डिस्कस होगा जब हम फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 21 करेंगे। ठीक है, तो जब हम फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 21 करेंगे वहां पे ये सारा कुछ जो है ये डिस्कस होगा कि व्हाट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड लॉ एंड व्हाट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। वहां पे मैं आपको डिफरेंस क्लियर करके सारा एक्सप्लेन करूंगा कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्यों आया था और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्यों आया, वो चीजें भी मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, तो आर्टिकल 21 जब करेंगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगी। अगर जो दूसरा आपकी बात है रूल ऑफ लॉ का, जो आपने सवाल पूछा, रूल ऑफ लॉ का मतलब सिंपल सा होता है दैट वेयर यू कंसिडर दिस आइडिया दैट लॉ इज सुप्रीम। ठीक है, रूल ऑफ लॉ का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है, रूल ऑफ लॉ इज अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग वेयर यू कंसिडर दैट लॉ इज सुप्रीम। ठीक है, कि यार देयर इज नो आर्बिट्रेरीनेस, अल्टीमेटली लॉ के अनुसार ही सब कुछ होगा। ठीक है, जैसे ना जो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है या सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये ब्रिटेन से ही निकल के आया था। क्योंकि बात क्या की गई थी कि जैसे ब्रिटेन में पहले राजे का रूल होता था। ठीक है, तो वहां पे ये कहा जाता था कि रूलर इज सुप्रीम। ठीक है, राजे का रूल होता था तो वहां पे ये कहा जाता है रूलर इज सुप्रीम। फिर इन्होंने क्या करा, बाद में इन्होंने कहा कि सर रूलर इज सुप्रीम, तो जो रूलर है, जो यहाँ जो किंग है, अगर वो रूल कर रहा है तो वो आर्बिट्रेरीनेस के ऊपर भी रूल कर सकता है, या देयर कैन बी अ सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। आर्बिट्रेरीनेस का मतलब क्या होता है कि वो अपनी मर्जी से कानून बना सकता है। ठीक है, कि एक इंसिडेंट के ऊपर या एक एक्ट के ऊपर उसका सेम जवाब हर बार नहीं हो सकता, आर्बिट्रेरीनेस हो सकती है, उसकी मर्जी है कि वो किसी भी तरह से एक्ट कर सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो राजा है वो कानून से ऊपर होगा, राजे के ऊपर कोई कानून एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो वहां पे एक सेंस ऑफ एक्स्ट्रा पावर जो है वो मिल जाती है और सेंस ऑफ इक्वालिटी जो है वो एलिमिनेट हो जाती है और वहां पे डिस्क्रिमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि सर रूल ऑफ लॉ जो है वो होना चाहिए। मतलब क्या है कि रूलर से जो पावर रूलर की है वो खत्म हो जानी चाहिए और पावर किसकी होनी चाहिए, लॉ की। कि जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में व्हेन वी से दैट कॉन्स्टिट्यूशन is supreme. So any act that has to be done has to be within the parameters or within the foundations of the constitution. उन ऐसी चीजों को हम बोलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, वेयर एवरीथिंग फंक्शंस एज पर द लॉ और एज पर द प्रोविजंस दैट आर रिटन इन द लॉ। राइट? ठीक है जी, तो इसको हम बोलते हैं, नहीं नहीं मैंने नहीं पीनी है, थैंक यू, नहीं नहीं। हाँ जी हाँ जी, क्या क्या? हाँ हाँ, रूल बाय लॉ, हाँ रूल बाय लॉ का कॉन्सेप्ट ये होता है, रूल बाय लॉ का जो आइडिया होता है ना, द आइडिया ऑफ रूल बाय लॉ वाज बेसिकली देयर वाज अ आर्टिकल दैट वाज रिटन बाय द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। I think at that point of time, Justice N.V. Ramana was the Chief Justice of India. He wrote an article in the Indian Express where he explained this idea of rule of law and rule by law. तो जहां पे उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो रूल बाय लॉ का कॉन्सेप्ट होता है ना, दैट यू हैव टू फोर्सफुली वर्क अकॉर्डिंग टू द लॉ, जैसे ब्रिटिशर्स हैं। ठीक है, सो ही सेड दैट इंडियन इंडिपेंडेंस जर्नी, he wrote this article somewhere around Republic Day, that where he said that Indian independence journey is from the rule by law to rule of law. ठीक है, कि आप सबको कानून मानना पड़ेगा। ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो रूल से ऊपर है, उनके लिए अपने अलग कानून चलते रहेंगे। इंडियन सिटीजन्स के लिए एक कानून है जिसमें उनका कोई से नहीं है। ठीक है, आपका कोई से नहीं है उस रूल बनाने में, आपका कोई रोल नहीं है ये डिसाइड करने में भी कि हमारे लिए रूल कौन बनाएगा। ठीक है, बट स्टिल यू हैव टू फॉलो व्हाट इज बीइंग सेड। ठीक है, तो उस चीज को उन्होंने कहा था कि वहां पे गवर्नमेंट के पास एक एक्स्ट्रा पावर होती है या ज्यादा पावर होती है कंपेयर टू द सिटीजन्स, तो वहां चीज को हम रूल बाय लॉ के कॉन्सेप्ट से करते हैं। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट है जैसे जो इंडिया में अब एग्जिस्ट करता है। ठीक है सर, चलें आगे ऑनलाइन। ठीक है, नोट्स मिल गए थे आप सबको, है ना? ऑनलाइन आपके भी नोट्स मिल गए होंगे। ठीक है, तो नोट्स में जो आपको मिला है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रीएम्बल से। तो मैंने कहा कि नोट्स पीपीटी क्या, जो नोट्स है उसी के थ्रू हम पढ़ा देंगे और जहां जहां पे आपने कुछ ऐड करना होगा वहीं पे कर देंगे, ताकि आपके लिए भी फिजिबिलिटी हो कि कहां पे क्या ऐड करना है। ठीक है, तो सेम चीज के ही थ्रू मैं पढ़ा दूंगा, जो आपको नोट्स दिए उन्हीं को हम बोर्ड पे लगा के उसी के थ्रू मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो मुझे लगा आपके लिए भी आसानी रहेगी, फिजिबिलिटी रहेगी उन चीजों को साथ साथ मैच करके ऐड करने के लिए, अगर कुछ ऐड करना है। राइट? तो जब हम प्रीएम्बल की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द आइडिया ऑफ द प्रीएम्बल, सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट प्रीएम्बल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, रिटन फॉर्म में सबसे पहले जो था वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में देखा गया था। इट वाज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जहां पे सबसे पहले जो था वो प्रीएम्बल जो था वो रिटन फॉर्म में देखा गया था।
ठीक है, दुनिया में पहला संविधान ऐसा था जिसमें प्रियम्बल रिटन फॉर्म में देखा गया था, तो वो एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है, तो प्रियम्बल का बेसिक मतलब क्या होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट द आइडिया ऑफ प्रियम्बल, सो प्रियम्बल कैन बी इजीली अंडरस्टूड और कैन इजीली बी कंसिडर्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? Preamble can easily be understood or can easily be considered as the concept of introduction to the constitution. तो जब हम preamble की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि preamble क्या है। तो जब हम preamble की बात करते हैं, what do we say is that the preamble is nothing but the introduction to the constitution, कि जो भी संविधान में इंट्रोडक्शन है उसको हम preamble के नाम से समझते हैं, preamble के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंडिया में भी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कशन हो रही थी प्रियम्बल को लेके, तो जो हमने कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि 13 दिसंबर 1946 को जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया था, उसी के बेसिस के ऊपर बाद में जाके जो मॉडिफाइड फॉर्म में प्रियम्बल जो है वो आया। ठीक है, अब प्रियम्बल क्या था? अब अगर हम भारत के प्रियम्बल की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द इंडियन प्रियम्बल, सो देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आर अंडरटेकन बाय द प्रियम्बल ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले तो प्रियम्बल ऑफ इंडिया में सबसे पहली लाइन जो लिखी जाती है उसको कहते हैं वी द पीपल। ये जो सबसे पहला फ्रेज लिखा जाता है उस फ्रेज को बोलते हैं वी द पीपल। अब ये जो वी द पीपल का फ्रेज है ना सर, ये वी द पीपल का फ्रेज किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये वी द पीपल का फ्रेज रिप्रेजेंट करता है सुप्रीम अथॉरिटी को, कि भारत में सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन है। तो अगर आप देखते हो कि इंडिया में सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन है, तो हम बोलते हैं कि भारत में जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है वो है लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया बेसिकली एंजॉय द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर, और रादर दे एंजॉय द मोस्ट सिग्निफिकेंट पावर, और द अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम देम, राइट? द अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम देम। तो आप ये लिख लेना, आपके नोट्स में ये नहीं दिया हुआ, आप ये लिख लेना दैट द सोर्स ऑफ अथॉरिटी आर द पीपल ऑफ इंडिया। इतनी सी लाइन है, बस इस चीज को लिख लो, द सोर्स ऑफ अथॉरिटी आर द पीपल ऑफ इंडिया। द सोर्स ऑफ अथॉरिटी आर द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, द सोर्स ऑफ अथॉरिटी आर द पीपल ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में पावर फ्लो कहां से करती है? लोगों से। उसके बाद जो है वो पावर जो है वो बाकी जगहों पे जाती है, तभी हम बोलते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया आर द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, वी आर द सोर्स ऑफ पावर। सारी पावर हमारे पास है, जो पावर हमारे पास है वही पावर फिर हम आगे फ्लो करके गवर्नमेंट या बाकी लोगों को देते हैं। तो लोग जो हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन जो है, ये पावर जो है वो है वी द पीपल, दैट इज द अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहां से हम निकलते हैं, वी द पीपल से बात करते हैं और आगे जब जाते हैं तो हम संविधान में पढ़ते हैं कि संविधान आगे किन चीजों को एक्सप्लेन करता है। सो अगर आप प्रियम्बल पढ़ते हो तो प्रियम्बल जो है वो बेसिकली एक्सप्लेन करता है द विजन एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द विजन एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें ये निकल के आता है कि किस तरह का विजन जो है वो प्रेजेंट करना चाहता है, कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे हमारे देश की पॉलिटी के, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे हमारे देश की स्टेट के, इन चीजों को प्रियम्बल एक्सप्लेन करता है, राइट? इन चीजों को प्रियम्बल एक्सप्लेन करता है। देखो, आपने बचपन में इंग्लिश पढ़ी होगी, है ना? तो उसमें आपने एडजेक्टिव्स पढ़े होंगे कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, कि जब आप किसी चीज की फीचर्स को एक्सप्लेन करने जाते हो तो उसके साथ आप एडजेक्टिव्स का प्रयोग करते हो। ठीक है, कि जब आप बोलते हो एडजेक्टिव्स को तो आप अक्सर इस चीज को समझते हो कि एडजेक्टिव्स का मतलब क्या है, कि फॉर एग्जांपल व्हेन यू टॉक अबाउट सम चाइल्ड, ठीक है, तो आप बोलते हो कि यार अच्छा बच्चा है, खूबसूरत बच्चा है, शरीफ बच्चा है, ठीक है, शरारती बच्चा है। ये जो शरारती, खूबसूरत, शरीफ, ये क्या है? ये सारे एडजेक्टिव्स अटैच्ड है। ठीक है, वैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ना हमारा जो स्टेट है, जो हमारी रिपब्लिक है, जो हमारा स्टेट है इंडिया, उसके साथ कुछ एडजेक्टिव्स जो उसके नेचर को डिफाइन करते हैं या नेचर को एक्सप्लेन करते हैं, वो एडजेक्टिव्स अटैच्ड हैं। वो एडजेक्टिव्स किस तरह के हैं? वो एडजेक्टिव्स बेसिकली हैं सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक जो है ना, वो इंडिया के नेचर को एक्सप्लेन करते हैं, वो इंडिया के एडजेक्टिव्स को एक्सप्लेन करते हैं, वो हमारी पॉलिटी के नेचर को एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी पॉलिटी जो है, हमारा देश जो है वो किस तरह का है। तो जब हम ये बोलते हैं कि हमारा देश जो है वो किस तरह का, तो हम बोलते हैं कि इट इज सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, राइट? इट इज द सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो वो हम उस एडजेक्टिव के तौर से या उस एडजेक्टिव के भाव से अपने देश की पॉलिटी को समझते हैं। अब फिर हम आगे ये बात करते हैं कि हमारे देश की पॉलिटी किस प्रकार की हो, ठीक है, कि हमारा देश क्या अचीव करे, कि जो इंडिया है वो क्या अचीव करना चाहता है, इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो फिर प्रियम्बल कहता है कि इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है।
तो सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया क्या अचीव करेगा? वो अचीव करना चाहता है जस्टिस। ठीक है, वो अचीव करना चाहता है ऐसा देश जहां पे हर आदमी के पास लिबर्टी हो। वो अचीव करना चाहता है ऐसा देश जहां पे हर एक नागरिक में समानता का भाव हो, ये इक्वालिटी की फीलिंग हो। अगर जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी एक साथ मिलेगी तो हम बात कर सकते हैं फ्रेटर्निटी की। तो अगर कोई स्टेट जस्ट स्टेट है, जिस स्टेट में जस्टिस इंश्योर्ड है, उस स्टेट में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। ठीक है, ये जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी है ना, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी है, ये तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट है। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा द ट्रिनिटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अंबेडकर, लिख लेना साइड पे चाहे, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अंबेडकर द ट्रिनिटी इज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, द ट्रिनिटी ऑफ डेमोक्रेसी की किनके बेसिस के ऊपर डेमोक्रेसी चल सकती है, उनको डॉक्टर अंबेडकर ने कहा लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ठीक है जी, तो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की ट्रिनिटी की डॉक्टर अंबेडकर ने बात की थी। आपकी जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें भी दिया हुआ है, तो बाई चांस आपसे पेपर में पूछा है तो आपको पता होना चाहिए कि तीन चीजें हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। लोग क्योंकि जिसके साथ मैक्सिमम कंफ्यूजन जस्टिस के साथ ही हो सकती है, तो आपको पता होना चाहिए कि जस्टिस, बाबा साहब कहते थे कि जिस स्टेट में जस्टिस होगा उन स्टेट्स में ये तीनों चीजें एग्जिस्ट करेंगी, तभी जाके हमारी डेमोक्रेसी सर्वाइव करेगी। तो ये ट्रिनिटी है, जो तीन स्तंभ हैं जिसके ऊपर हमारा देश खड़ा है और लोगों को राइट्स मिलने की बात होती है। ठीक है, तो प्रियम्बल इस चीज को एक्सप्लेन करता है कि कौन सा देश जो कि सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, वो क्या अचीव करे? वो अचीव करे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इन सारी चीजों को समझ के, इन सारी चीजों को बात करके अल्टीमेटली भारत का संविधान जो है उसको पूरे तरीके से पास किया गया और उसको रेटिफाई किया गया 26 नवंबर 1949 को। सो जो प्रियम्बल में डेट दे रखी है, जिस डेट पे हमारे संविधान की रेटिफिकेशन होती है, ठीक है, जिस देश को हमारे संविधान की रेटिफिकेशन होती है, उस डेट का नाम है 26 नवंबर 1949। और आज के समय में, प्रेजेंट सिचुएशन में 26 नवंबर की ही वो डेट है। इस डेट को हम मनाते हैं एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है, तो ये डेट आपको याद रखनी है कि 26 नवंबर की डेट को हम सेलिब्रेट करते हैं व्हाट इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे। राइट, कॉन्स्टिट्यूशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं। राइट, अब देखो सर, तो अगर हम आगे चलें और समझें इस चीज को, तो यही चीज एक्सप्लेन की जाती है इसमें। ठीक है, यही चीज इसमें एक्सप्लेन की जाती है दैट प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो मैंने आपको बताया, adopted by the constitution, preamble reflects the minds of the constitution makers, amended by 42nd amendment act, इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। ठीक है, amended by 42nd amendment act, इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं what are the key words that are given in the preamble. So one of the very important word that is given in the preamble, that is known as sovereign. तो सबसे पहला वर्ड जो हमारे preamble में दिया गया है, उस शब्द का नाम है sovereign। ठीक है, सॉवरन शब्द का नाम है। सॉवरन का मतलब क्या होता है? सॉवरन बेसिकली इंप्लाइज दैट इंडिया इज नीदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट व्हिच इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स। मतलब क्या है? सॉवरन शब्द का मतलब क्या होता है? सॉवरन शब्द का मतलब ये होता है कि जहां पे देश को पूरी आजादी है, दैट इंडिया कैन फंक्शन विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस और विदाउट एनी आउटसाइड इन्फ्लुएंस। ठीक है, चाहे फिर वो मैटर्स ऑफ इंटरनल डिसीजन मेकिंग हो, चाहे फिर वो मैटर्स ऑफ एक्सटर्नल कंडक्ट हो। ठीक है, इन सारी चीजों में इंडिया जो है वो अपने आप अपने हिसाब से काम कर सकता है विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। उस चीज को बोलते हैं सॉवरन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कल सबने देखा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑफ पहलगाम हुआ, तो अब जो टीआरएफ है, जो रेजिस्टेंस फोर्स जिसकी बात की जाती है, रेजिस्टेंट फ्रंट जिसकी बात की जाती है, रेजिस्टेंट फ्रंट जिसने इसकी जिम्मेवारी ली है, उसने कहा कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जो भी हुआ उसके ये एक रिस्पांस है, या उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं कि कश्मीर को अलग किया जाए, जो भी फालतू चीजें बकवास पाकिस्तान करता है उसके तहत। अब इंडिया ने जब आर्टिकल 370 हटाया था, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ था, उस समय के ऊपर भी पाकिस्तान ने, चाइना ने, तुर्की ने इंडिया को क्रिटिसाइज किया था। ठीक है, पर क्या इंडिया रुका? नहीं।
इंडिया ने जो एक्शन लेना है वो इंडिया ने लिया। ये रिफ्लेक्ट क्या करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है कि बाहर की ताकतें कुछ भी कहती रही, या बाहर के देश कुछ भी कहते रहे, इंटरनल डिसीजन मेकिंग हमारी खुद की है, क्योंकि हम एक सॉवरन स्टेट हैं। ठीक है, फिर यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ, या अभी भी चल रहा है। उसमें यूएस की तरफ से ये हम पे प्रेशर आया, यूरोपियन यूनियन की तरफ से हमें प्रेशर आया कि रशिया से बात मत करो। पहले जो यूएस सरकार थी कि रशिया से बात मत करो, आप यूक्रेन के साथ खड़े रहो, या यूक्रेन से ही बात करो, रशिया को इकोनॉमिकली या डिप्लोमेटिकली बॉयकॉट कर दो। तो हमने ना रशिया को बॉयकॉट किया, ना हमने यूक्रेन को बॉयकॉट किया। हमने स्ट्रेटेजिक बैलेंस बना के अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल डिसीजन मेकिंग, हमने किसके साथ किस तरह का रिश्ता रखना है, वो भी हमारी एक चॉइस है। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल कंडक्ट। तो सॉवरन वो देश होता है जो देश, चाहे इंटरनल डिसीजन मेकिंग की बात आए या एक्सटर्नल डिसीजन मेकिंग की बात आए, दोनों तरह से सिर्फ और सिर्फ वही करता है जो उसका मन करता है, जो उसको सही लगता है, उसके नेशनल इंटरेस्ट की पूर्ति के लिए। उसको हम बोलते हैं सॉवरन। ठीक है जी, समझ आया? हाँ या ना? ठीक है जी। दूसरी चीज आती है सोशलिस्ट। अभी जो सोशलिस्ट शब्द है ना, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड नहीं था। दिस सोशलिस्ट वर्ड वाज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, ऑनलाइन दिखा नहीं आपको, कोई बात नहीं, रेड पेन से लिख देते हैं, जिस पेन से दिखेगा। ये पेन दिख रहा है? ठीक है। दिस वाज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आपको सोशलिस्ट वर्ड जो है ये मिलता है। ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसको डाला गया। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड सोशलिस्ट, तो सोशलिस्ट शब्द का मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, उस चीज को समझते हैं। तो जब हम सोशलिस्ट वर्ड की बात करते हैं, तो सोशलिस्ट वर्ड में हम इस चीज को समझते हैं दैट सोशलिज्म बेसिकली मींस, एज पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट, जनरल थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में हम नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सोशलिज्म क्या होता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब हम सोशलिज्म की बात करते हैं, सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, इन socialism basically means where the state is not working for few, rather the state is working for the welfare of all। कि सरकार जो है वो सबके बेहतरी के लिए या सबके लिए काम करे, उस चीज को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम सोशलिज्म के जरिए से समझते हैं। उस चीज को हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सोशलिज्म के जरिए से समझते हैं। देखो, सबसे पहले सोशलिज्म पोस्ट इंडिपेंडेंस कांग्रेस के सेशन में, अवाधी सेशन में एक्सेप्ट किया गया था, जहां पे ये कहा गया था कि इंडिया शैल फॉलो द सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। इंडिया शैल फॉलो द सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, जो अवाधी सेशन में एक्सेप्ट किया गया था, या अवाधी सेशन में जिसकी बात की गई थी। ठीक है, तो इसमें यह कहा गया था दैट इंडिया शैल फॉलो द सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी दैट वाज एडेड और अंडरस्टूड इन द अवाधी सेशन। नाउ इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज बेसिकली नोन एज द डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। Indian phase of socialism or Indian brand of socialism is known as democratic socialism. Now, what do we understand by democratic socialism? Democratic socialism को जब हम समझते हैं, उस बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम डेमोक्रेटिक मेथड से सोशलिज्म को अडॉप्ट करते हैं। क्यों ये डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट क्यों आ जाता है इसमें? क्योंकि दुनिया में जब सोशलिज्म जैसी चीजों को हम समझते हैं, तो ज्यादातर मॉडर्न समय में हम उसको कम्युनिस्ट एरा के साथ रिलेट करते हैं, जहां पे स्टेट लेड सोशलिज्म होता है, जैसे चाइना हो गया, रशिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया। हालांकि वहां पे कोई कम्युनिज्म या सोशलिज्म नहीं है, वहां पे स्टेट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। हमारे देश में स्टेट इज नॉट द मोस्ट पावरफुल, हु इज मोस्ट पावरफुल? द पीपल। तो हमने सोशलिस्टिक पैटर्न्स को फॉलो किया, हमने सोशलिस्ट पैटर्न्स को अंडरस्टैंड किया, और सोशलिस्टिक पैटर्न्स को फॉलो करते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए, हमने डेमोक्रेसी के थ्रू सोशलिज्म को अडॉप्ट करके उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी। कि हमने कहा कि सरकार का काम होगा कि सरकार हर आदमी के लिए, जो मोस्ट वल्नरेबल है, जो सबसे गरीब है, सबसे पिछड़ा है, उसके लिए भी सरकार उसी तरीके से काम करेगी जिस प्रकार सरकार काम करेगी अमीरों के लिए या बाकी सबके लिए। तो सरकार की दृष्टि से सब सामान्य है, और सरकार, द गवर्नमेंट हैज टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल। ठीक है, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इस तरह से हम सोशलिज्म को समझते हैं। ठीक है, इसमें हमने ये नहीं कहा कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट की पावर होगी, हमने कहा कि स्टेट के साथ साथ अगर हम इकोनॉमिकली सेंस में देखें, हमने ये कहा कि अगर इकोनॉमिक सेंस में देखें, इन द सेंस ऑफ इकोनॉमी, सोशलिज्म वाज आल्सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, लिखा हुआ है यहां पे, हाँ ये लिखा हुआ है, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, एंड व्हाई दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी इज सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म? क्योंकि जब दुनिया में हम स्टेट सोशलिज्म की बात करते हैं, जैसे हमने चाइना की बात करी या रशिया की बात करी, वहां पे स्टेट इज द मोस्ट पावरफुल एसोसिएशन। वहां पे एवरी इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग हैज टू गो वाया द स्टेट।
पर आप प्राइवेट बिजनेस नहीं कर सकते। वहां प्राइवेट बिजनेस का मतलब क्या है कि स्टेट हैज टू इंटरफेयर, कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, जैसे अलीबाबा जैसे चाइना की कंपनी बनी, अब जैकमा कहां है, ठीक है, किसी को कोई आइडिया नहीं है कि चाइना में जैकमा जो अलीबाबा के फाउंडर है वो कहां है, ठीक है, वो साल में 5-6 महीने के बाद एक बार बाहर आते हैं, हाथ हिलाते हैं और वापस चले जाते हैं, ठीक है। सबको पता है कि वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को उन्होंने एक जगह से क्रिटिसाइज कर दिया था चाइना के अंदर, उन्होंने बोला कि लोगों को थोड़ी आजादी और होनी चाहिए, बस इतना उन्होंने बोला था, उनकी आजादी छिन गई, ठीक है। रशिया का आप सबको हालात पता ही है, नॉर्थ कोरिया के तो ना ही बात करें तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो ये जितने भी कंट्रीज जहां पे स्टेट सोशलिज्म फॉलो किया जाता है, सो कॉल्ड स्टेट सोशलिज्म, कंप्लीट एक्यूरेसी नहीं है, शब्द मिसनोमर है, ये असली शब्द का मतलब ये नहीं होता, पर जिस तरह से ये प्रेजेंट करते हैं, वहां पे स्टेट जो है वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज को कंट्रोल करती है। इंडिया में हम क्या बोलते हैं, इंडिया में कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर भी हो सकता है, प्राइवेट कॉर्पोरेशंस भी हो सकती हैं, कि अगर आप देखो पब्लिक सेक्टर में आप देखते हो इसरो जैसी कंपनीज बनती हैं, गेल जैसी कंपनीज बनती हैं, बेहल जैसी कंपनीज बनती हैं, आपकी बीएसएनएल जैसी कंपनीज बनती हैं, पर जहां एक बीएसएनएल है वहां पे एक एयरटेल भी है, ठीक है ना। कुछ रिसोर्सेज, हाँ ये जरूर है कि कुछ कंपनीज या कुछ एरियाज को हमने फिक्स किया हुआ है कि यहाँ पे सिर्फ हम ही काम करेंगे, ठीक है, जैसे एटॉमिक एनर्जी हो गया, आपका स्पेस हो गया, यहाँ पे हमने फिक्स किया हुआ कि यहाँ पे हम ही काम करेंगे, पर बाकियों में हमने सबको खुली छूट दे रखी है कि कोई भी आके इस इंडस्ट्रीज में काम कर सकता है। सो दैट इज द बेयरिंग ऑफ व्हाट इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है जी। तो सोशलिस्ट शब्द जो है ये हमारे संविधान में डाला गया था, और सोशलिस्ट शब्द जो है ये 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया दैट इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सॉवरन तो है ही है, देखो सॉवरन वर्ड जो है ना, सॉवरन वर्ड इज आल्सो द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, सोशलिस्ट वर्ड इज आल्सो द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, sovereign and socialist both are considered to be the part of basic structure of the Indian constitution, ठीक है जी। फिर हम आते हैं तीसरी चीज के ऊपर जिसको हम बोलते हैं सेकुलर। अब सेकुलर शब्द का मतलब क्या होता है, और सेकुलर शब्द भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं था। सेकुलर वर्ड वाज आल्सो एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है, इट वाज आल्सो एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, राइट। तो जब हम सेकुलर वर्ड की बात करते हैं और हम समझते हैं सेकुलर वर्ड को, और हम ये कहते हैं कि सेकुलर वर्ड वाज आल्सो एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट, तो सेकुलर वर्ड होता क्या और सेकुलरिज्म का मतलब क्या है। तो सेकुलरिज्म का बेसिक मतलब क्या होता है, सेकुलरिज्म का मतलब बता सकते हैं आप मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेकुलरिज्म, ऑनलाइन ऑफलाइन, क्या होता है सेकुलरिज्म का मतलब, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। मतलब एनीवन, हाँ जी, सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करेंगे, ठीक है, और स्टेट किसी एक रिलीजन को फेवर नहीं करेगा या सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है, और नो इंटरफेरेंस, इक्वल डिस्टेंस टू मोर रिलीजन्स, इक्वालिटी अमंग रिलीजन्स, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर एवरी रिलीजन, सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन, ठीक है। देखो बहुत बढ़िया, काफी आपने आंसर दिए सेकुलरिज्म को लेके। जब हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो सेकुलरिज्म जब स्टार्ट किया गया था, इन द इनिशिएशन द वर्ड सेकुलरिज्म when it came into being in the modern nation state or the concept of modern nation state, तो सेकुलरिज्म का जो आइडिया है, this came as a concept of where there was a thick wall of separation between the religion and the state। तो जो बेसिक डेफिनेशन है, ओरिजिनल डेफिनेशन वेस्टर्न स्टेट्स में मानी जाती है, जिसको हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, so what we consider secularism as the thick wall of separation between religion and state, कि स्टेट और रिलीजन के बीच में एक थिक वॉल ऑफ सेपरेशन है, दैट देयर इज रिलीजन, हियर इज द स्टेट। सो रिलीजन विल नॉट इंटरफेयर इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट एंड द स्टेट शैल नॉट इंटरफेयर इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द रिलीजन। But still, if we talk about supremacy, which is more supreme, so the state shall be more powerful or more supreme compared to the religion। दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है, स्टेट ज्यादा पावरफुल है रिलीजन के मुकाबले, ठीक है। इस तरह से इजाद हुआ था कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म का मॉडर्न नेशन स्टेट्स के आइडिया में, ठीक है। तो जब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम सेकुलरिज्म को जब समझते हैं, सो वी अंडरस्टैंड द इंडियन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेकुलरिज्म एज अ पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेकुलरिज्म या पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। ये कोई जगह लिखा जाएगा कि ये स्टेट जो है वो नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म फॉलो करती है, फॉर एग्जांपल फ्रांस,
वो नेगेटिव फॉलो करती है। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इंडिया फॉलोज द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म और द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? ये नेगेटिव और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म जो है ना, दे आर बेसिकली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रोल ऑफ द स्टेट। जहां पे रोल ऑफ द स्टेट मिनिमलिस्टिक है और स्टेट और रिलीजन का आपस में कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल स्टेट अलग रहता है और रिलीजन को बोलता है दैट यू शुड बी विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस, उस चीज को हम बोलते हैं नेगेटिव फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म, जैसा कि फ्रांस में एग्जिस्ट करता है। इंडिया में रिलीजन और स्टेट के बीच में ना थिक वॉल ऑफ सेपरेशन नहीं है। इंडिया में रिलीजन और स्टेट के बीच में देयर इज अ पोरस बाउंड्री। ठीक है, देयर इज अ पोरस बाउंड्री। रिलीजन और स्टेट में आपस में आवाजाही लगी रहती है। अल्टीमेटली सुप्रीम स्टेट ही है, इस चीज में कोई डिनाइल नहीं है। ठीक है, पर हमारे देश में जो स्टेट है ना, वो रिलीजन को कंप्लीटली इग्नोर नहीं करता ना, वो ये बोलता नहीं है कि आप सर घर के अंदर ही रहो। हमारे देश में स्टेट जो है वो हर रिलीजन को एडिक्वेटली एक्सेप्ट करता है, हर रिलीजन को इक्वल ट्रीट करता है और हर रिलीजन को ड्यू स्पेस देता है, इक्वल राइट्स देता है कि वो अपनी प्रैक्टिसेस को और अपने धर्म को सही तरीके से प्रमाणित कर सकें और उसको चला सकें और उसको एडमिनिस्टर कर सकें। ठीक है, तो जब हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉजिटिव रोल ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म, दैट वी से दैट ऑल रिलीजन्स इन आवर कंट्री हैव द सेम स्टेटस एंड हैव द सेम सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। ठीक है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 27 आर्टिकल 27 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ना एक लाइन लिखी हुई है। वो लाइन ये कहती है दैट कि स्टेट जो है, जो उसके पास नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस आते हैं, द स्टेट कैन नॉट स्पेंड द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस या टैक्सेस फॉर द स्प्रेड ऑफ वन पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक है, द स्टेट कैन नॉट स्प्रेड और कैन नॉट यूज द टैक्सेस फॉर द स्प्रेड ऑफ वन पर्टिकुलर रिलीजन। मतलब स्टेट अगर पैसा खर्च करना है तो स्टेट हर धर्म के ऊपर पैसा खर्च करेगी। स्टेट कैन नॉट पुश वन रिलीजन, दैट मीन्स द स्टेट कैन नॉट हैव एनी सिंगल रिलीजन और एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक है, ये भारत के संविधान का अनुच्छेद 27 जो है, आर्टिकल 27 जो है, उस चीज को एक्सप्लेन करता है। और हमारे संविधान में ना कई सारे ऐसे आर्टिकल हैं जो सेकुलरिज्म के ढांचे को और मजबूत करते हैं। आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 25, 26, 27, 28। ठीक है, देन आर्टिकल 44। ये सारे आर्टिकल्स जो हैं, आर्टिकल 29, 30 आल्सो टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ये सारे आर्टिकल्स जो हैं ये एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से हमारे देश में सेकुलरिज्म जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सेकुलरिज्म जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हम इस तरह के सेकुलरिज्म का विश्वास रखते हैं, हम इस तरह के सेकुलरिज्म का विश्वास रखते हैं जहां पे हम ये कहते हैं कि स्टेट जो है वो हर रिलीजन को इक्वल ट्रीटमेंट देती है। ठीक है, और जब हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो इस चीज को भी याद रखना दैट सेकुलरिज्म इज आल्सो द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकुलरिज्म इज आल्सो द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, ऑनलाइन को डाउट आपका एक क्वेश्चन है, सिंपल सिचुएशन कैन बी द राइट। देखो सर, दैट इज डिफरेंट। सिंपल सिचुएशन में कोर्ट इज इन्वॉल्व और उसमें अलग चीज है, वो दैट इज नॉट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ऑनलाइन कोई डाउट है बता दो मेरे को फटाफट। सेलिब्रेशन, हाँ बिल्कुल, द स्टेट हैज टू एंश्योर दिस, राइट, द स्टेट हैज टू एंश्योर दिस दैट देयर इज एवरी काइंड ऑफ, देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ पीस दैट एग्जिस्ट इन द स्टेट। ठीक है, कि सोसाइटी में या स्टेट में किसी भी तरह का वायलेंस जो है वो नहीं हो सकता। इस चीज को एंश्योर करना स्टेट की इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट, फिर हम चलते हैं चौथे प्रिंसिपल के ऊपर जिसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक। जब हम डेमोक्रेटिक का बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट डेमोक्रेटिक, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक? डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि जहां पे लोगों के पास राइट्स हो, राइट, जहां पे लोगों के पास राइट्स हो, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट राइट कौन सा है? राइट टू चूज या फिर आइडिया ऑफ कंसेंट। ठीक है, डेमोक्रेटिक में हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज को बात क्या करते हैं, दैट वेयर द पीपल हैव द राइट्स एंड देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट टू चूज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेंट। ठीक है जी, कंसेंट की राइट हो और चॉइस का राइट हो, कि जहां पे लोग जो हैं वो सरकार को समझ पा रहे हैं,
जहां पे लोग जो हैं वो सरकार को चूज कर पा रहे हैं, लोग जो हैं वो सरकार को एक तरह से इलेक्ट कर पा रहे हैं, उस चीज को हम डेमोक्रेटिक ढांचे में या डेमोक्रेसी की अंडरस्टैंडिंग से समझते हैं। डेमोक्रेसी को समझते हैं हम एक लार्जर पर्सपेक्टिव से, जहां पे हम ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी में लोगों के पास सिर्फ सरकार चुनने का अधिकार नहीं है, पर लोगों के पास सरकार को जवाबदेही बनाने का भी उतना ही हक है। लोगों के पास अपनी चॉइस को सामने रखने का, अपने राइट्स को इस्तेमाल करने का भी उतना ही हक है जितना सरकार चुनने का हक है। क्योंकि राइट टू वोट भी हमारा एक चॉइस ही है, राइट टू वोट भी हमारा एक अधिकार ही है। ठीक है, हालांकि वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू वोट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, वैसे इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पर लिखना चाहते हो साइड पे लिख भी लेना कि राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे कि राइट टू वोट फंडामेंटल राइट है, कौन सा राइट है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखना कि राइट टू वोट जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक की, तो वी ऑफन से दैट डेमोक्रेसी इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी, दैट इज पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल, that the people have the supreme power in the context of democracy. And what is the most important characteristic of this democracy, or what is the most important virtue of this democracy, is that it calls into activity the intelligence and the character of ordinary man and women. Right, that it calls into activity the intelligence and the character of ordinary man and women. कि जो आम नागरिक है, उस आम नागरिक ने किस तरह से अपनी डेमोक्रेसी में योगदान दिया, या किस तरह से उसने इलेक्ट किया अपने आप लोगों को, सरकार को, वो डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट वर्च्यू है। ठीक है, जैसे अच्छा कल छोटी सी एक और बात बता दूं, मेरे को कल एक मैसेज आया था कि सर इसके साथ लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत है कि नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी ये नोट्स हैं इसमें थोड़ी बहुत एडिशन करके जितने भी मैं नोट्स दे रहा हूं, ये सारे जो हैं वो जिस्ट ऑफ लक्ष्मीकांत ही मेनली। ठीक है, इसमें 70% लक्ष्मीकांत ही है, बाकी कुछ चीजें इधर उधर से ऐड की गई हैं। ठीक है, कुछ चीजें इधर उधर से ऐड की गई हैं। ठीक है, तो मेनली जो मोटी मोटी चीज है दैट दिस इज लक्ष्मीकांत इटसेल्फ। ठीक है, कुछ चीजें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन नहीं है, लक्ष्मीकांत के सब्जेक्ट्स में पॉइंट्स में एडिशन है इस चीज में। ठीक है, तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इट्स योर चॉइस, नहीं तो मैक्सिमम ऑफ द थिंग्स व्हिच आर इन लक्ष्मीकांत आर इन द नोट्स एज वेल, दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू और दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड टू यू। ठीक है जी, तो इस चीज का ध्यान रखना। नाउ कमिंग बैक टू दिस, तो जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी को हम बोलते हैं कि इलेक्शन जो है, इलेक्टोरल प्रोसेस जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इलेक्टोरल प्रोसेस की बात करते हैं। अब जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हम डेमोक्रेसी को समझते हैं दो तरीकों से। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, राइट? वी ऑफन अंडरस्टैंड दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। वन टाइप ऑफ डेमोक्रेसी that we understand is known as direct democracy or participative democracy. One type of democracy that we understand is the direct democracy or the participative democracy. The second type of democracy that we understand is the indirect democracy or representative democracy. It is the indirect democracy or the representative democracy. डायरेक्ट डेमोक्रेसी और द पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो होती है ना, दिस आइडिया ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी बेसिकली इज द ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी, कि जहां पे द डिसीजन मेकिंग पावर was ideally given to the people. ये उन एरियाज में एग्जिस्ट करती थी जहां पे छोटे छोटे सिटी स्टेट्स हुआ करते थे। जब छोटे छोटे सिटी स्टेट्स हुआ करते थे, वहां पे हम कहते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो एग्जिस्ट किया करती थी, राइट? छोटे छोटे सिटी स्टेट जो थे वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो एग्जिस्ट किया करती थी। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें इंडिया में भी एंशियंट टाइम पे हम ये समझते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो एग्जिस्ट किया करती थी। अगर आप जाके इंडियन एनसीईआरटी पढ़ते हो एंशियंट हिस्ट्री की, उसमें लिखा हुआ है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के चर्चे आपको वहां पे मिलते हैं, रिपब्लिक सिस्टम के चर्चे आपको वहां पे मिलते हैं। अगर हम भगवान बुद्ध की या भगवान महावीर की बात करें तो आप सब जानते हैं कि वो रिपब्लिकन सिस्टम में पैदा हुए थे, या रिपब्लिक सिस्टम में वो जीते थे। ठीक है, मतलब क्या है कि जो भगवान बुद्ध थे, उनके जो पिताजी थे वो रिपब्लिकन सिस्टम द्वारा इलेक्टेड एक लीडर थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भारत में डायरेक्ट डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी का जो सेंस है वो 1947 के बाद ही आया, अंग्रेजों के द्वारा ही स्थापित किया गया है। भारत में डेमोक्रेसी जो है बहुत पुराना एज ओल्ड कॉन्सेप्ट है।
ठीक है, ऐसे ही वेस्टर्न सोसाइटीज में भी अगर हम देखें, ग्रीक सोसाइटी में भी देखें, तो ग्रीक सोसाइटी में भी हमें डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। जब प्लेटो, सोक्रेट्स, एरिस्टोटल जैसे लोग लिखते हैं तो वो डेमोक्रेसी के चर्चे करते हैं, डेमोक्रेसी के बारे में लिखते हैं। तो मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसी चीजें तब भी एग्जिस्ट करती थी। आज के मॉडर्न नेशन स्टेट में, आज के समय में डायरेक्ट डेमोक्रेसी को एग्जिस्ट करना डिफिकल्ट है, क्योंकि देश बहुत बड़े बड़े हैं, जनसंख्या बहुत बड़ी बड़ी है। ठीक है, अब हिसाब लगाओ कि भारत जैसे देश में जहां पे हम 150 करोड़ के आसपास लोग हैं, तो किस तरह से डायरेक्ट डेमोक्रेसी को चलाया जा सकता है। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट इन इंडिया सो एज टू एस्टेब्लिश एंड सो एज टू फुलफिल और सो एज टू इंप्लीमेंट डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी मॉडर्न नेशन स्टेट्स में उसी तरीके से नहीं चलाई जा सकती जैसे पहले चलाई जाती थी। तो आज के मॉडर्न नेशन स्टेट्स में डायरेक्ट डेमोक्रेसी को चलाने के लिए अलग अलग टूल्स जो हैं वो बनाए गए हैं। राइट, अलग अलग टूल्स जो हैं वो बनाए गए हैं। वो टूल्स जो हैं वो किस प्रकार के हैं या किस तरह के हैं, उसमें से 4 टूल्स का नाम है जिनको हम कहते हैं रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। 4 टूल्स हैं जिन टूल्स को कहते हैं हम रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इनिशिएटिव की, रेफरेंडम के ऊपर भी आएंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशिएटिव की। तो इनिशिएटिव क्या होता है? इनिशिएटिव इज बेसिकली अ मेथड by the means of which people can propose a bill to legislature for enactment। मतलब क्या हुआ इनिशिएटिव का? इनिशिएटिव का मतलब हुआ कि फॉर एग्जांपल लोग चाहते हैं कि एक प्रकार का बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, लोग चाहते हैं कि एक प्रकार का बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाए, एक प्रकार का बिल जो है वो पारित किया जाए, उसको पास किया जाए। तो उसके लिए क्या है कि लोग जो हैं वो एक बिल सरकार को प्रपोज कर सकते हैं। प्रपोजल है, ठीक है, वो बोल सकते हैं सरकार को कि हम ये बिल प्रपोज करते हैं और हम चाहते हैं कि ये बिल जो हम प्रपोज कर रहे हैं यही बिल बाद में जाके या आप इसको कानून में बनाओ या इससे मिलता जुलता कानून बनाओ। तो इनिशिएटिव में क्या कर रहे हैं? इनिशिएटिव में लोग जो हैं वो कानून को इनिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, सो इनिशिएटिव इज वेयर द पीपल इनिशिएट अ प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन सो दैट द गवर्नमेंट कैन कंसिडर इट एंड द गवर्नमेंट नोज दैट व्हाट एक्चुअली और आइडियली द पीपल वांट। That is what is known as the concept of initiative. Second important thing is the concept of recall. Now, what is the idea of recall? Recall का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक लेजिस्लेचर है, उस लेजिस्लेचर में कोई अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमपी एमएलए, आपको लगता है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो एमपी एमएलए है वो सही से काम नहीं करता। ठीक है, ही इज नॉट परफॉर्मिंग द रोल आइडियली विच ही शुड परफॉर्म। तो लोग जो हैं वो एकत्रित होते हैं और वो ऐसा एक इनिशिएटिव, एक ऐसा रेजोल्यूशन पास करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि जो कंसर्न्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी का, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का लेजिस्लेटर है या रिप्रेजेंटेटिव है, वी रिकॉल हिम बैक। वो अब हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, हम चाहते हैं कि वो वापस आए, वो साइडलाइन हो जाए, फिर हम अपना नया रिप्रेजेंटेटिव चुन सकें। ठीक है, कि अगर कोई लोगों की आशाओं के ऊपर, लोगों की उम्मीदों के ऊपर खरा नहीं उतरता या फिर वो अपनी ड्यूटीज को कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं कर सकता या कर पा रहा, तो लोग जो हैं उसको रिकॉल कर सकते हैं, उसकी पोजीशन से हटा सकते हैं, उसकी पोजीशन की या उसकी टर्म पूरी होने से पहले। इस चीज को बोलते हैं रिकॉल। समझ आई दोनों बातें? हाँ या ना? ऑनलाइन ठीक है जी, बहुत बढ़िया। फिर आती हैं 2 चीजें, एक है रेफरेंडम, एक है प्लेबिसाइट। अब रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम जहां पे जो प्रपोज लेजिस्लेचर होता है, जो प्रपोज लॉ होता है या प्रपोज बिल होता है, कानून होता है, पॉलिसी होती है, कुछ भी होता है, सरकार, इस चीज को ध्यान में रखना, द गवर्नमेंट प्रपोजेस इट एंड द गवर्नमेंट पुट्स फॉरवर्ड इन फ्रंट ऑफ द पीपल टू डिसाइड ऑन दैट। तो कौन इनिशिएट कर रहा है इसे? गवर्नमेंट। तो रेफरेंडम इज बेसिकली अ गवर्नमेंट इनिशिएटेड और अ गवर्नमेंट बैक्ड लेजिस्लेशन, जिसको वो लोगों के समक्ष रखते हैं, लोगों के सामने रखते हैं कि लोग उसके ऊपर वोट डाल के डिसाइड करें। तो सर अगर सरकार ने लोगों से पूछा और लोगों ने डिसाइड किया, तो सरकार के द्वारा पूछा हुआ लोगों का जो डिसीजन है वो गवर्नमेंट के ऊपर फाइनल एंड बाइंडिंग होगा। तभी आप देखते हो कि रेफरेंडम इतना इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बन जाता है कि सरकारें जो हैं इसको यूज करने से पहले 1000 बार सोचती हैं।
ठीक है, रेफरेंडम की रीसेंट टाइम्स में जो बड़ा सक्सेसफुल रेफरेंडम रहा जिसको कहते हैं ब्रेक्सिट, ब्रिटेन एग्जिटिंग आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन, उसको बोलते हैं ब्रेक्सिट। तो जो ब्रेक्सिट का मैकेनिज्म है, ब्रेक्सिट का मैकेनिज्म है, उस ब्रेक्सिट के मैकेनिज्म को हम रेफरेंडम कहते हैं। तो गवर्नमेंट ने लोगों के सामने पूछा कि क्या किया जाए। लोगों ने कहा कि सर यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर जाओ। तो सरकार ने पूछा था, लोगों ने जवाब दिया, तो जो लोगों का जवाब था वो सरकार के ऊपर बाध्य था। इसको बोलते हैं हम रेफरेंडम। देन द फोर्थ थिंग इज प्लेबिसाइड। Plebiscite is basically in context of where the people give their opinion. It is not binding. ज्यादातर दुनिया में प्लेबिसाइड जो है ना वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए किया जाता है। जैसे अक्सर ये बात की जाती है पाकिस्तान के द्वारा, या फिर जो लोग भारत में सेशनिस्ट टेंडेंसीज को इंक्रीज करते हैं कश्मीर के मामले में, वो कहते हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत, यूनाइटेड नेशंस की निगरानी में भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेके एग्रीमेंट हुआ था, उसमें यह लिखा गया था कि प्लेबिसाइड करवाया जाएगा। तो प्लेबिसाइड जो है वो ज्यादातर टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स के मुद्दों में इनिशिएट किया जाता है या डिस्कस किया जाता है। और प्लेबिसाइड जो है वो ऐसे किसी मुद्दे में इनिशिएट किया जाता है which are the matters of public importance, but what it tells, it only talks about the opinion of the people. लोगों के ओपिनियन की बात की जाती है, तो opinions are not binding। ठीक है, तो रेफरेंडम और प्लेबिसाइड में इस अंतर को आपने समझना है कि रेफरेंडम जो है वो सरकार इनिशिएट करती है, राइट। रेफरेंडम जो है वो सरकार इनिशिएट करती है, और सरकार के द्वारा इनिशिएट किया हुआ जो रेफरेंडम होता है या सरकार के द्वारा इनिशिएट किया हुआ जो प्रपोजल होता है वो प्रपोजल बाइंडिंग होता है। वो प्रपोजल जो है वो बाइंडिंग होता है। ठीक है, बल्कि प्लेबिसाइड जो होता है वो प्रकार से बाइंडिंग नहीं होता। बात समझ में आ रही है आपको, हाँ या ना? ठीक है जी। तो ये होता है आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी। दूसरी ओर आता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में सर दो चीजें होती हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है, इसमें द पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स टू रूल ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल। लोगों के बिहाफ पे रूल करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अभी जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है दुनिया में ज्यादातर दो प्रकार की देखी जाती है। एक देखी जाती है जिसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर या प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी या प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, एक होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, एक होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम में अंतर क्या होता है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें प्रेसिडेंट ही सब कुछ होता है। लोग इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, अलग अलग देशों में अलग अलग मैकेनिज्म है राष्ट्रपति को इलेक्ट करने के लिए। जैसे अगर हम फ्रांस की बात करें तो वहां पे डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। यूएस में भी हम कहते हैं कि डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, पर वो इनडायरेक्ट मैकेनिज्म के होते हैं, वो डायरेक्ट मैकेनिज्म के प्रॉपरली नहीं होते हैं। तो अलग अलग देशों में राष्ट्रपति को इलेक्ट करने का अलग अलग मैकेनिज्म होता है। जैसे तुर्की में डायरेक्ट मैकेनिज्म है, कई देशों में डायरेक्ट मैकेनिज्म है राष्ट्रपति को इलेक्ट करने के लिए, जहां जहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम होते हैं। जैसे अर्जेंटीना है, तो हम बोलते हैं कि इट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट जो होता है he is not answerable to the legislature। प्रेसिडेंट अलग होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट इज नॉट आंसर टू द लेजिस्लेचर। प्रेसिडेंट को लोगों ने इलेक्ट किया है तो लोग अपने जवाब मांगेंगे। लेजिस्लेचर क्यों जवाब मांग रहा है? लेजिस्लेचर के पास पावर ही नहीं इसको जवाब मांगने की। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देयर इज अ कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। यहां पे कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन होती है ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन द प्रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन द प्रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर, तो इसमें हम क्या बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, कि जहां पे हम ये कहते हैं कि तीन ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी।
So the legislature, executive and judiciary, there is a wall of separation between the legislature, executive and judiciary. The legislature does not interfere into the functioning of executive. The executive does not interfere into the functioning of legislature. The executive does not interfere into the functioning of judiciary. The judiciary does not interfere into the functioning of legislature, and the legislature does not interfere into the functioning of judiciary, and vice versa. Separation of power का मतलब क्या होता है? That there are three important organs: legislature, executive, and judiciary. So legislature, executive, and judiciary, all three of them work in a completely separate manner. All three of them work in a completely separate manner, completely distinctive manner. ठीक है, तो कोई भी एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करता. दूसरी चीज, सबका काम अलग अलग होता है. Everyone has their own work, or every organ has a definitive work. Second, no organ interferes into the function of someone else. And third, no person can be the member of more than one organ. ठीक है, इस चीज को बड़े ध्यान से सुनना कि नो पर्सन कैन बी द मेंबर ऑफ मोर देन वन ऑर्गन. ये चीज आपको अभी पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ पता लग जाएगी. नो पर्सन कैन बी द मेंबर ऑफ मोर देन वन ऑर्गन का मतलब क्या है कि एक आदमी इन तीनों में से सिर्फ एक ही ऑर्गन का मेंबर हो सकता है. मतलब क्या है, अगर कोई एग्जीक्यूटिव का मेंबर है, मतलब कोई सरकार का मेंबर है, तो वो लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं हो सकता. अब एक बात आप मेरे को बताओ, क्या इंडिया में ऐसा होता है कि द पर्सन हु इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बिकम द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर? इंडिया में तो गवर्नमेंट बनती ही लेजिस्लेचर के बेसिस के ऊपर है. तभी हम कहते हैं कि इंडिया फॉलोज व्हाट इज नोन एज द पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर. ठीक है ना? तो जब हम पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर की बात करते हैं, विच इज एन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, तो यहां पे देयर इज द प्रेसिडेंट हु इज द हेड ऑफ द स्टेट, बट द प्राइम मिनिस्टर is the head of the government. Prime Minister is the head of the government. ठीक है, यहां पे तीनों ऑर्गन्स जो है, उन तीनों का डेफिनेटिव फंक्शन तो है, उन तीनों में सेपरेशन ऑफ पावर भी है, पर उस सेपरेशन ऑफ पावर के साथ साथ एक प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस का मैकेनिज्म भी एग्जिस्ट करता है. ठीक है, और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में फ्यूजन ऑफ पावर. दैट मींस एन इंडिविजुअल हु इज द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, कि जो गवर्नमेंट बन रही है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन रही है, वो बन किस बेसिस के ऊपर रही है? वो बन रही है ऑन द बेसिस ऑफ लोकसभा. इंडिया की अगर हम बात करें, अगर हम नॉर्मल बात करें, तो हम बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेजिस्लेचर. कि जो पार्टी या अलायंस या कोएलिशन मेजॉरिटी इंजॉय करता है या मेजॉरिटी लेके आता है, वही सरकार बनाता है. ठीक है, वही सरकार बनाता है. तो इस चीज के बेसिस के ऊपर हम समझते हैं कि किस तरह से पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर जो है या पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो फंक्शन करता है. तो इसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री सिस्टम को इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. बस में हाँ या ना? ऑनलाइन यूएस में प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का ना मेथड डिफरेंट होता है. यूएस के इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट को डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, उसमें ना इनडायरेक्ट मैकेनिज्म एक इंक्लूड होता है. वो इनडायरेक्ट मैकेनिज्म क्या होता है कि यूएस में जैसे 538 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोटिंग होती है. ठीक है, 535 तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में होती है, और 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो दी जाती हैं कैपिटल को, वाशिंगटन डीसी को, डब्ल्यूडीसी को. अब उसमें क्या होता है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहां पे लोग अपने एक एक इलेक्टर को चुनते हैं. वो इलेक्टर जो होता है, फिर वो जो मीटिंग होती है आगे, वहां इलेक्टर जो होता है वो जाके प्रेसिडेंट के लिए वोट डालता है. तो वहां पे ये प्रोसेस होता है. वोट तो डलती यही है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कौन है. ठीक है, पर इलेक्टर जो होते हैं ना, वो भी थोड़ी बहुत लोग वोट्स को प्रभावित करते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लेवल के ऊपर वो एक तरह से उस समय के ऊपर जब राष्ट्रपति के इलेक्शन हो रहे हैं, वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. वो अलग होता है, ये सिर्फ इलेक्टर्स होते हैं. वो अलग होता है. सेनेट का रोल भी आता है. ठीक है, तो इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो थोड़ा डिफरेंट है कंपेयर टू बाकी प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स. ठीक है जी. तो ये होता है आपका डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर. डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है, इस चीज को भी याद रखना
कि जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, दिस आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक, जब हम रिपब्लिक की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड रिपब्लिक, सो द वर्ड रिपब्लिक बेसिकली इज कंसिडर्ड टू बी वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड। डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैटर नहीं करता, वो किसी भी तरह से हो सकता है, बस इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। क्योंकि जब हम बात करते हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन को हम रिपब्लिक नहीं बोलते, हम डेमोक्रेटिक बोलते हैं, क्योंकि ब्रिटेन में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो तो रॉयल फैमिली का होता है। जैसे भूटान है, भूटान एक डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि वहां पे जो हेड ऑफ द स्टेट है वो रॉयल फैमिली के ही होंगे। थाईलैंड है, तो ऐसे कई सारे देश हैं दुनिया में जहां पे फिक्स्ड है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो रॉयल फैमिली के ही होंगे, तो पता है कि सर ये जो है ये रिपब्लिक नहीं है, इलेक्टेड। यहाँ पे गवर्नमेंट इलेक्टेड हो सकती है पर हेड ऑफ द स्टेट नहीं हो सकता इलेक्टेड। इंडिया जैसे देशों में हम ये बोलते हैं कि जहां पे हेड ऑफ द स्टेट जो है दैट पर्सन इज ऑल्सो इलेक्टेड। ठीक है, ये बेसिकली एक तरह से समानता शो करता है, इक्वालिटी शो करता है कि इन द रिपब्लिक देयर इज नो प्रिविलेज्ड क्लास, there is a complete sense of equality. That means any individual in a country can occupy any constitutional post including the head of the state. कि भारत का कोई भी नागरिक, any citizen of India can occupy any constitutional position or any public position which shall include even the head of the state. That basically signifies the idea of the word republic. बात समझ मेरी? तो ये पांच जो हैं, ये पांच कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये पांच कैरेक्टर्स होते हैं किसके? भारत की पॉलिटी के। फिर आते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। पहला ऑब्जेक्टिव आता है जिसको हम बोलते हैं जस्टिस। जस्टिस, ये जो आइडिया ऑफ जस्टिस है ये हम कहते हैं इट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। आइडिया ऑफ जस्टिस इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जस्टिस का मतलब क्या होता है? सो व्हेन वी टॉक अबाउट जस्टिस, क्या मतलब है जस्टिस का इसके हिसाब से, ऑनलाइन ऑफलाइन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड जस्टिस इन दिस कॉन्टेक्स्ट? कि जब हम बोलते हैं प्रीएम्बल में कि जस्टिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड जस्टिस? जस्टिस इज सुप्रीम, तो ठीक है, मतलब क्या होगा? ट्रीटिंग एवरीवन इक्वल, ठीक है, और इक्वल अपॉर्चुनिटी। देखो सर, जब हम जस्टिस की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड जस्टिस, तो जस्टिस का मतलब क्या होता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रीएम्बल? जस्टिस बेसिकली इज कंसिडर्ड टू बी हार्मोनाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट्स। हार्मोनाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट्स कि व्हेन वी से हार्मोनाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या होता है कि चाहे कोई कम्युनिटी है, कोई इंडिविजुअल है, जिसके किसी भी तरह के डिमांड्स हो सकते हैं, किसी भी तरह के इंटरेस्ट हो सकते हैं, उन इंटरेस्ट को, उन डिमांड्स को हार्मोनाइज करके सरकार ने फुलफिल करना है कि किसी को यह ना लगे कि सरकार जो है वो अनजस्ट मैकेनिज्म में या गलत मैकेनिज्म में बिहेव कर रही है या फंक्शन कर रही है। उस चीज को हम समझते हैं फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, राइट? उस चीज को हम समझते हैं फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। सो जस्टिस बेसिकली इज रिलेटेड टू एन आइडिया where the government takes into consideration your interests, the government takes into consideration your demands, and the government then tries to fulfill it by harmonizing it with everyone's interests so that no individual or no community feels that they are not being treated in a fair or a just manner by the state. कि मतलब क्या है कि लोगों के अलग अलग नीड्स हैं, लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, उन अलग अलग नीड्स और उन अलग अलग रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना सरकार की जिम्मेवारी है। उन नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को समझना सरकार की जिम्मेवारी है।
फिर सरकार उन रिक्वायरमेंट्स को समझ के रैशनलाइज करती है। सबकी सारी डिमांड्स तो फुलफिल नहीं की जा सकती, ठीक है, कईयों की तो बड़ी विचित्र डिमांड्स भी हो सकती हैं, तो सबकी सारी डिमांड्स तो फुलफिल नहीं की जा सकती। जितनी डिमांड्स फुलफिल की जा सकती हैं सरकार उनको रैशनलाइज करती है और देखती है कि किसको किस चीज की रिक्वायरमेंट है। किसी को राशन की रिक्वायरमेंट है, सरकार राशन देती है। किसी को रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट है, सरकार रिजर्वेशन देती है। किसी को स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट है, सरकार स्कॉलरशिप देती है। सरकार देखती है कि किसके इंटरेस्ट को किस तरह से हम बैलेंस आउट कर सकते हैं, और फिर जाके हम ये समझते हैं कि किसी भी समुदाय के साथ, किसी भी इंसान के साथ, किसी भी आदमी के साथ, किसी भी ग्रुप के साथ किसी तरह का अनजस्ट बिहेवियर सरकार के प्रति, सरकार की तरफ से ना हो, या अनफेयर ट्रीटमेंट सरकार की तरफ से ना हो, उस चीज को हम जस्टिस बोलते हैं। बात समझिए मेरी, कि जस्टिस को हम इस तरह समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट में हम जस्टिस को इस तरह से समझ रहे हैं कि जस्टिस जो है वो सरकार डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज में के साथ एसोसिएटेड है। ये सिर्फ कोर्ट वाला जस्टिस नहीं, कोर्ट वाला जस्टिस तो बाद में होता है, ये पहले है। ये वो जस्टिस है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का जस्टिस है। ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जस्टिस है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज किस प्रकार के होंगे। तो जिस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होंगे उस तरह से हम जस्टिस को समझते हैं। हमारे देश का संविधान जो है आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C में ये बात करता है दैट देयर शुड बी नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, देयर शुड बी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज? इन दोनों में अंतर क्या होता है? बहुत बढ़िया। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि ए इज इक्वल टू बी, ठीक है ना, वो इक्वल 100% इक्वालिटी, एब्सोल्यूट इक्वालिटी। इक्विटेबल होता है कि जिसको जितनी जरूरत है उसको उतना रिसोर्सेज प्रदान किए जाए। कि जैसे मैंने राशन की एग्जांपल ली, तो सरकार समझती है कि किसको राशन की रिक्वायरमेंट है, सबको तो नहीं बांटती ना सरकार, ठीक है ना, सब किसको कितने आदमियों को राशन की रिक्वायरमेंट सरकार बांटती है, वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है। इक्वल होता है एब्सोल्यूट इक्वालिटी, और एरिस्टोटल जैसे महान थिंकर ने कहा है कि एब्सोल्यूट इक्वालिटी इज एन इनइक्वालिटी इन इटसेल्फ। कि एब्सोल्यूट इक्वालिटी तुम दोनों लोगों की जरूरतें सेम थोड़ी है, ठीक है। अगर मैं तुम दोनों को सिर्फ 100% सेम देखूं और बोलूं कि तुम्हारी जो मर्जी जरूरत है तुम्हें मिलेगा यही, तो भैया एक को तो चाहिए, दूसरे का तो अनजस्ट हो गया ना। तो सरकार ये नहीं कर सकती, इसलिए हम जस्टिस को हार्मोनाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट से समझते हैं। बात समझ में मेरी? ऑनलाइन नेक्स्ट इज लिबर्टी। तो जब हम लिबर्टी की बात करते हैं, लिबर्टी बेसिकली मींस एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स। लिबर्टी जो है उसकी पहली जो परिभाषा थी, जो ओरिजिनल डेफिनेशन, यह सबसे पहली परिभाषा ऑफ लिबर्टी जो आई थी, उसको बोलते हैं एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, ठीक है। मतलब क्या है कि एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, आदमी का जो मन कर रहा ना करने को उसको करने दिया जाए, ऑब्वियसली विद इन द लिमिट्स, ठीक है ना। ये नहीं है कि तुम, मैं अपना अधिकार पूरा करने के लिए तुम्हारी जिंदगी खतरे में डाल रहा हूं, ठीक है ना, तुम्हारे भी अधिकार है मेरे भी अधिकार है, पर हम दोनों को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो लिबर्टी को जब स्टार्ट किया गया था, तो लिबर्टी वाज बेसिकली अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट और अंडरस्टूड विद दिस कॉन्टेक्स्ट वेयर वी सेड दैट लिबर्टी बेसिकली मींस वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, ठीक है, दैट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, an individual wants to do whatever he wants, so there should be no external limitation, so there should be no external restriction। absence of restraints को हम समझते हैं external restriction के नाम से। एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन, इंटरनल तो हो सकता है, अगर मैं बीमार हो गया, मैं नहीं उठ पा रहा, तो मैं नहीं उठ पाऊंगा, वो रिस्ट्रेंट नहीं है सर, वो मेरी मजबूरी है, पर मुझे कोई और नहीं रोक सकता, वो एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन। तो धीरे धीरे लिबर्टी जो था वो इस तरह से स्टार्ट हुआ था, पर ग्रेजुअली लिबर्टी की डेफिनेशन भी इवॉल्व हुई और लिबर्टी का डेफिनेशन भी चेंज हुई। तो जैसे जैसे समाज बदलता गया, समय बदलता गया, तो लिबर्टी की डेफिनेशन भी चेंज होती गई। इसमें यह कहा गया कि सर अगर हम एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम रोल ऑफ स्टेट को कैसे समझेंगे? जब हम एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स की बात कर रहे हैं, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे हैं, यानी नो एक्सटर्नल कंट्रोल की बात कर रहे हैं, इसमें हम स्टेट को कैसे समझेंगे? तो उसमें यह समझा गया कि सर स्टेट का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, देयर इज नो रोल ऑफ द स्टेट। तो कहते ये तो हो नहीं सकता, there has to be a certain sense of role of state, there has to be a situation where the state can also play a positive role in the lives of the people।
ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि इंसान इधर है स्टेट इधर है, दोनों पैरेलली चल रहे हैं, नहीं, कहीं ना कहीं पर दोनों में एक तरह से इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा ही आएगा, और स्टेट की जिम्मेवारी रहती है कि लोगों की जिंदगी को किस तरह स्टेट बेहतर बना सकती है। तो ये चीज जो है ये भी एग्जिस्ट करती है इंडियन सेटअप में। तो लिबर्टी की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि लिबर्टी क्या है। सो व्हाट वी ऑफन कंसीडर इज दैट लिबर्टी इज बेसिकली प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज। लिबर्टी की परिभाषा आज के समय पे ये है कि लिबर्टी की परिभाषा आज के समय पे हम देखते हैं फ्रॉम द रोल ऑफ स्टेट, कि स्टेट का रोल क्या है लोगों की लिबर्टी को एनहांस करने में। देखो स्टेट की जिम्मेवारी क्या है, स्टेट जो है उसका रोल होता है कि वो लोगों की लिबर्टी को इंक्रीज करे, लोगों के राइट्स को इंक्रीज करे। तो स्टेट का बिल्कुल बेसिक मैकेनिज्म रहता है कि स्टेट लोगों की लिबर्टीज को और स्टेट लोगों के राइट्स को इंक्रीज करे। तो जब स्टेट लोगों की लिबर्टीज को और लोगों के राइट्स को इंक्रीज करती है तो उससे क्या होता है, अगर आपको राइट्स मिले कि फॉर एग्जांपल हमारे देश में आर्टिकल 21 में आपके पास राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अभी राइट मिला। अभी जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है इसमें धीरे धीरे कई सारे राइट जुड़ते गए। राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट जुड़ा, राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज जुड़ा, राइट टू स्लीप जुड़ा, राइट टू क्लीन वाटर जुड़ा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे राइट जुड़ते गए। ठीक है, बहुत सारे राइट जो है इसमें जुड़ते गए, जैसे क्लीन क्लाइमेट चेंज का राइट रिसेंटली जुड़ा। ठीक है, तो ऐसे कई सारे राइट जो हैं वो इसमें जुड़ते गए। तो जब इतने सारे राइट्स इसमें जुड़ते गए, आर्टिकल 21 के अंतर्गत इसमें इतने सारे राइट जुड़ते गए, तो क्या आपकी जिंदगी बेहतर नहीं बनाई जा रही? क्या आपकी लाइफ बेटर नहीं बनाई जा रही? तो स्टेट का रोल क्या है? स्टेट का रोल है कि स्टेट लोगों की लिबर्टीज को एनहांस करे, इंक्रीज करे, ताकि लोगों की जिंदगी जो है वो बेहतर हो सके। तो स्टेट हैज टू प्ले अ पॉजिटिव रोल इन द lives of the people. The state has to play a positive role in the lives of the people. That means the state has to provide opportunities for the development of the individual personalities. तो आज के समय के ऊपर लिबर्टी की परिभाषा ये है that the state provides opportunities for the development of individual personalities, या individual उसको हम बोलते हैं state, उसको हम बोलते हैं लिबर्टी। बात समझ आई मेरी? भारत के प्रियम्बल में लिबर्टी दी गई है ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, प्रियम्बल में। सो इंडियन प्रियम्बल टॉक्स अबाउट लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। दूसरी ओर आते हैं इक्वालिटी पे। इक्वालिटी बात करता है एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? दैट देयर इज एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज। कि स्टेट के लिए सब सामान्य है, स्टेट के लिए सब इक्वल है, नो वन इज स्पेशल। तो हमारा प्रीएम्बल कहता है कि स्टेट किस तरह की इक्वालिटी इंश्योर करेगी? द स्टेट शैल इंश्योर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ये लिख लेना, इसमें लाइन मिस हो गई। दैट इक्वालिटी में दैट एक प्रीएम्बल सेज दैट देयर हैज टू बी इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ये लिख लेना इसके साथ। दैट प्रीएम्बल सेज that there is an status of there is an equality of status and opportunity. ठीक है जी। लास्ट आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है यूनिवर्सल ब्रदरहुड। देखो सर, अगर सोसाइटी में जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, तो भाईचारा होगा। ठीक है, अगर आप किसी तरह से किसी को भी इक्वालिटी, लिबर्टी या जस्टिस में से कुछ डिनाई करोगे तो भाईचारा के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि भाईचारा कब होगा? व्हेन देयर शैल बी अ सेंस ऑफ जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। तो जो ब्रदरहुड होती है, फ्रेटर्निटी होती है, ये किस चीज को इंश्योर करती है? ये दो चीजों को इंश्योर करती है। इट इंश्योर्स द आइडिया ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है जी, इस चीज को अंडरलाइन कर लेना, that the word integrity and the word and integrity has been added or was added by 42nd Amendment Act 1976. ठीक है, द वर्ड इंटीग्रिटी भारत के संविधान में 42nd अमेंडमेंट एक्ट में प्रीएम्बल में तीन चीजें ऐड की गई थी। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट में भारत के संविधान में तीन चीजें ऐड की गई थी। आपके नोट्स में लिखा भी हुआ है, यहाँ लिखा ना अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रीएम्बल। नीचे देखोगे लिखा अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रीएम्बल। इसमें लास्ट लाइन देखो, इसमें लिखा हुआ लास्ट लाइन में दैट प्रीएम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस
in 1976 by 42nd Amendment Act, which has added 3 new words: socialist, secular and integrity. ठीक है जी। अब देखते हैं सर कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ प्रीएम्बल, दैट वेदर द प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने बेरूबेरी केस ऑफ 1960 में यह सवाल उठा दैट वेदर द प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया दैट प्रीएम्बल इज बेसिकली, नीलम उसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर मिलेगा बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर कल वाला, ठीक है। अगर अभी तक अपलोड नहीं हुआ उस अक्षत सर को मैसेज कर दो, अक्षत सर बता सकते हैं उस चीज के बारे, ठीक है। और नोट्स के बारे में भी कोई पूछ रहा था, वो भी अक्षत सर को मैसेज करो, ही विल टेल यू दैट हाउ टू गैदर नोट्स और हाउ टू गेट द नोट्स। वो सर सीमा मैम अक्षत सर जो है वो आपको बता पाएंगे बेटर। जो भी आपके पास इंस्टीट्यूशन का नंबर है उस नंबर पे आप मैसेज कर दो, वो आपको गाइड कर देंगे इस चीज के बारे में, ठीक है, जो आपके एडमिन टीम का नंबर है। देखो तो हाँ, तो बेरूबेरी केस में सबसे पहले बात की गई सर वेदर द प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि यार जो प्रीएम्बल है ना, दैट बेसिकली सिग्निफाइज द माइंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, कि यार अगर आपको बाय चांस किसी भी तरह से कोई डाउट है, कोई थॉट है, कोई प्रॉब्लम है संविधान को लेकर, संविधान को समझने में, तो आप जाइए और प्रीएम्बल को समझिए। कोर्ट कहता है कि अगर आप प्रीएम्बल को समझते हैं तो यू विल अंडरस्टैंड दैट प्रीएम्बल बेसिकली टेल्स द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। So the Supreme Court said that if there is any kind of doubt or any kind of double thoughts in the case of preamble or in the case of constitution, go and read the preamble. So the preamble basically explains the philosophy of the constitution. So if the preamble is explaining the philosophy of the constitution, you go and get the clarity from that. But still preamble is not the part of the Indian constitution. So the Supreme Court in the Beruberi case stated that preamble is not the part of the constitution of India. पहली चीज। दूसरी चीज, केशवनंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट को चेंज कर लिया। केशवनंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट को चेंज करते हुए यह कहा दैट प्रीएम्बल इज एन इंटेग्रल पार्ट, या प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसी के बाद एक एलआईसी केस आया। एलआईसी केस में कोर्ट ने बोला इंटेग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल। एक क्यों कोर्ट ने बोला था, ये रीजन भी आपको मैं बता देता हूं कि क्यों कोर्ट ने इस चीज को रियलाइज किया दैट व्हाई द कोर्ट सेड दैट प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे रहा था एलआईसी केस में, तो सुप्रीम कोर्ट कहता कि सर इस चीज में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोर्ट कहता कि जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हम ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कौन कौन से भाग को, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से प्रोविजन को पास किया, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन हुई, क्लॉज बाय क्लॉज उसको पास किया गया। कोर्ट कहता तो जब क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होके पास किया हुआ हर चीज, पारित की हुई हर चीज संविधान का हिस्सा है, तो प्रीएम्बल को भी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पास ही किया था। आप समझिए कि जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिस्कशंस देखते हैं, पढ़ते हैं, तो व्हाट वी फाइंड इज दैट आफ्टर द पैसेज ऑफ द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे संविधान को पढ़ने के बाद, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के बाद, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पास करने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने प्रीएम्बल को भी वैसे ही अडॉप्ट किया था, वैसे ही पास किया था जैसे बाकी प्रोविजंस को पास किया। तो कोर्ट कहता कि अगर बाकी प्रोविजंस की तरह प्रीएम्बल को भी वैसे ही पास किया गया है, देन व्हाई प्रीएम्बल शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट एज द प्रीएम्बल वाज आल्सो अडॉप्टेड एंड वाज आल्सो पास्ड इन अ सिमिलर मैनर like rest of the constitution by the constituent assembly, and if that manner makes the other portions the part of the constitution, then preamble shall also be an integral part of the constitution. बात समझ रहे हैं मेरी, हाँ या ना? तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि preamble is also the part of the constitution. तो कोर्ट ने कहा कि जैसे बाकी प्रीएम्बल के संविधान के पार्ट्स हैं, वैसे प्रीएम्बल भी है, इसको भी इनेक्ट किया गया था, सो इट कैन आल्सो बी अमेंडेड। मोरओवर कोर्ट कहता है कि जब भी आप प्रीएम्बल की बात करो तो दो चीजों का ध्यान रखना कि प्रीएम्बल इज नीदर द सोर्स ऑफ पावर नॉर द सोर्स ऑफ प्रोहिबिशन ऑन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर एंड इट इज नॉन जस्टिसिएबल। तो इन दो चीजों का ध्यान रखना। मतलब क्या है कि आप सिर्फ प्रीएम्बल को लेके कोर्ट में जाके जस्टिस नहीं मांग सकते। प्रीएम्बल की इंडिपेंडेंटली कोई लीगल एनफोर्समेंट नहीं है, ये बात ध्यान रखना। लिखना चाहते तो लिख लेना दैट प्रीएम्बल इज नॉट इंडिपेंडेंटली लीगली एनफोर्सिएबल बट कैन बी मेड एनफोर्सिएबल इन एसोसिएशन विद अदर प्रोविजंस ऑफ लॉ। रिपीट कर देता हूं दैट प्रीएम्बल इज नॉट इंडिपेंडेंटली, प्रीएम्बल इज नॉट इंडिपेंडेंटली लीगली एनफोर्सिएबल
not independently legally enforceable but can be made enforceable in association with any other portion of law. Can be made enforceable in association with any other portion of law. ठीक है जी। अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रीएम्बल तो मैंने आपको समझा दिया। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ प्रीएम्बल। कोई डाउट किसी को? ऑफलाइन ऑनलाइन कोई डाउट किसी को? ठीक है जी। आपके टेस्ट भी हो रहे हैं ना? टेस्ट भी हो रहे हैं ना आपके? टेस्ट भी तो अपलोड हो रहे हैं आपके पोर्टल के ऊपर। हाँ हाँ, टेस्ट भी आ रहे हैं आपको। जो जो जैसे टॉपिक्स होते जाएंगे क्लास में, तो उनके साथ साथ टेस्ट भी हो रहे हैं आपके पोर्टल के ऊपर। अगर आप चेक करोगे, टेस्ट टीम जो है वो रोज के टेस्ट डालती है पोर्टल के ऊपर। हाँ जी। ठीक है ना? हाँ, 15 क्वेश्चन एवरीडे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑनलाइन 15 क्वेश्चन एवरीडे, तो आप उसको टेस्ट को भी करके देखना। अगर आपको बाय चांस टेस्ट में कोई भी डाउट होता है, ठीक है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो अगली क्लास में। जैसे आज आपको हम टॉपिक्स कर बनाएंगे, आज हम 2 टॉपिक्स होंगे जिसका कल टेस्ट होगा। एक तो प्रीएम्बल हमने किया, दूसरा हम टॉपिक करेंगे यूनियन टेरिटरी। ठीक है, कल की क्लास में हम करेंगे सिटीजनशिप और उसके साथ हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो जो कल आपका टेस्ट होगा, जो आज टेस्ट हुआ आपका, वो कल के जो टॉपिक्स कवर किए उसका हुआ है। जो कल टेस्ट होगा तो वो होगा आपका प्रीएम्बल का और यूनियन टेरिटरीज का। ठीक है, तो 10 से 15 के आसपास क्वेश्चन हर टेस्ट में डाले जाएंगे। ठीक है, टेस्ट टीम इसके ऊपर रोज बैठ के टेस्ट बनाती है और वो अपलोड करती है। ठीक है, तो जरूर वो टेस्ट भी दो। ठीक है, ऑनलाइन आप भी जरूर वो टेस्ट भी दो। अगर आप किसी को किसी प्रकार का डाउट आता है तो अगले दिन आप क्लास में मेरे से पूछ सकते हो, क्लास के लास्ट में। ठीक है, क्लास के लास्ट में आप मेरे से टेस्ट के डाउट्स भी कंफर्म कर सकते हो। लास्ट के जो आखिरी 15-20 मिनट या आधा घंटा होगा, हम टेस्ट के डाउट्स लिए रख लेंगे। जैसे ही हमारा टॉपिक जितना हमने सोचा वो खत्म होगा, ठीक है, तभी मैंने सिटीजनशिप आज नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है फिर 3 टॉपिक्स आपके कल तक रिवाइज करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, आप टेस्ट नहीं दे पाओगे। ठीक है, नोट्स तो मैंने सिटीजनशिप तक के ही भेजे थे और मैं सोचा था कि सिटीजनशिप करा के तीनों का टेस्ट इकट्ठे ले लूंगा। ठीक है, पर फिर मुझे लगा कि आप तीनों चीजें रिवाइज प्रॉपर्ली नहीं कर पाओगे और वो आपके साथ थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाएगी टेस्ट के लिए। ठीक है, इसलिए हम 2 टॉपिक्स कवर करेंगे, इन दोनों के टेस्ट कर लूंगे आपके। ठीक है, और अभी तक जैसे कईयों ने टेस्ट नहीं किए, कोई बात नहीं, इसको कल हम पूछ लेंगे ना। मैं वही बोल रहा हूं, जिन जिन ने भी टेस्ट नहीं किए ऑनलाइन, टेंशन मत लो। जिन जिन ने भी टेस्ट नहीं किए वो कल की क्लास में मेरे से पिछले टेस्ट के डाउट्स भी पूछ लेना। ठीक है, और कल तक के टेस्ट कर लेना, जो कल भी होते टेस्ट वो सारे पूछ के कल की क्लास में से डाउट्स पूछ लेना, तो मैं कल सारे डाउट क्लियर कर लूंगा। ठीक है, राइट। ऑनलाइन नीलम ये भी डाउट कर ले लूंगा, आप टेंशन ना लो, ये भी डाउट कर ले लूंगा, आप कल पूछ लेना मेरे से क्लास के लास्ट में। बाकी भी दे लेंगे ना टेस्ट, वो बाकी भी टेस्ट दे लेंगे ताकि सबका टेस्ट एक साथ ही हो जाए, नहीं तो फिर स्पॉइलर हो जाएगा, है ना? आपने दिया हुआ, बाकियों ने नहीं दिया हुआ, मैक्सिमम लोगों ने नहीं दिया हुआ। चलो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो यूनियन एंड टेरिटरीज में सबसे पहला आता है आर्टिकल 1। ठीक है, ये जो यूनियन टेरिटरीज है ना, यूनियन टेरिटरी इज बेसिकली पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 1 to 4। Union territories is part 1 of the constitution, article 1 to 4। आर्टिकल 1 to 4। सो आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। बस इतना याद रखो, ये लाइन अंडरलाइन कर लो। आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स।
ठीक है, तो हमारे देश में मैंने आपको जैसे कल भी बताया था कि हम ये समझते हैं दैट इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो हम ये कहते हैं कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हम ये नहीं कहते हैं दैट इंडिया इज बेसिकली अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। हमारे देश के संविधान में कहीं पे भी इंडिया को एज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं लिखा गया। इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड, इट इज ऑलवेज रिटन एज इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। जब भी हमारी डिबेट होती है ना कि इंडिया है भारत है, एक ही है भाई, संविधान दोनों नाम लिखता है, संविधान को एक नाम नहीं लिख रहा, चाहे उसको इंडिया बोल लो चाहे उसको भारत बोल लो, ऑफिशियल दो नाम है हमारे। ठीक है, उसके अलावा आप जो मर्जी बोलते रहो, हिंदुस्तान बोलते रहो, कुछ ही बोलते रहो। ठीक है, दो नाम है जो संवैधानिक नाम है, इंडिया और भारत। अगर आप हिंदी अनुवाद पढ़ते हो संविधान का, जो बाद में लिखा गया, जब ट्रांसलेशन की गई तो उसमें लिखा हुआ भारत जो कि है इंडिया, तो उसमें पहले भारत आ जाता है। तो इंडिया भारत एक ही बात है, आप जैसा लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट बट नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स जो है ना, ये हमारे संविधान में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। द वर्ड फेडरेशन ऑफ स्टेट्स इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके ऊपर संविधान सभा में चर्चा की गई और पूछा गया बाबा साहेब से कि सर व्हाई नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, तो इसके लिए बाबा साहेब ने एग्जांपल दी। ये बाबा साहब ने इसके लिए रीजन दिया। बाबा साहब कहते हैं कि फेडरेशन का मतलब क्या होता है, दैट इन द केस ऑफ फेडरेशन देयर हैज टू बी काइंड ऑफ अ लीगल एग्रीमेंट, फॉर एग्जांपल दैट इज यूएसए। यूएसए में जो स्टेट्स एक साथ आती गई, एक दूसरे से जुड़ती गई, तो उसमें पीछे एग्रीमेंट हुआ। तब जब वो एग्रीमेंट हुआ तो हम ये समझते हैं दैट देयर वाज एन एग्रीमेंट दैट वाज डन, तो उसको हम बोलते हैं फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो बाबा साहब कहते हैं कि जो स्टेट्स इंडिया में आई हैं उनमें एग्रीमेंट थोड़ी है कोई, हमने किसी एग्रीमेंट थोड़ी किया है। तो जब हमने किसी एग्रीमेंट नहीं किया तो एग्रीमेंट तोड़ने का सवाल नहीं उठता। तो as this is not, these countries or these states have entered into India without any agreement, first thing. Second, अगर आप किसी एग्रीमेंट करते हो तो दोनों पार्टीज का राइट हो सकता है कि वो एग्रीमेंट को तोड़ के बाहर निकल जाए। बाबा साहब कहते हैं कि ये एग्रीमेंट ही नहीं है, इस वजह से किसी भी स्टेट के पास जो इंडिया में आ गई राइट नहीं है कि वो इंडिया छोड़ के बाहर चले जाए। फेडरेशन में राइट हो सकता है, यूनियन में ये राइट नहीं है। सो आपके सामने दो रीजंस लिखे हुए हैं कि यूनियन ऑफ स्टेट हैज बीन प्रेफर्ड ओवर फेडरेशन ऑफ स्टेट्स फॉर टू रीजंस। वन, इंडियन फेडरेशन इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। सेकंड, द स्टेट्स हैव नो राइट टू सीड फ्रॉम द फेडरेशन। द स्टेट्स हैव नो राइट टू सीड फ्रॉम द फेडरेशन। ठीक है जी, स्टेट्स हैव नो राइट टू सीड फ्रॉम द फेडरेशन। तो ये दोनों रीजंस जो हैं ये बाबा साहेब ने दिए थे संविधान सभा में। सर वो तो डिबेट है, उसका कुछ नहीं कर सकते आप। देयर इज नो आंसर, डिबेट वो चलती रहेगी, उसमें देयर इज नो प्रॉब्लम। अब देखो सर, अब ना आर्टिकल 1 में ही एक और चीज लिखी हुई है। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो मेंशंस दैट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड। अब देखो बात आती है एक चीज की, जिसको बोलते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। द फर्स्ट कैटेगरी इज द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, जिसको हम बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स। दूसरा यूटीज। भारत में कितनी स्टेट्स हैं आज के समय में और कितनी यूटीज हैं? वाह, भारत में कितनी यूटीज हैं? ऑनलाइन ऑफलाइन तो कंफ्यूज हो गए, कितनी यूटीज हैं? हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया? बहुत बढ़िया, 8। देयर आर 8 यूटीज इन इंडिया। 2 नहीं बनाई थी पहले, कितनी थी? 7। 2 नहीं बनाई, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, 9 होगी। फिर दमन एंड दीव और दादर एंड नगर हवेली को मर्ज कर दिया, तो दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली एक यूटी है। ठीक है, इसलिए 8 यूटीज हैं भारत में। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में 3 चीजें आती हैं, एक टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, दूसरा यूनियन टेरिटरीज, और तीसरा टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय इंडिया एट एनी टाइम। तो हमने आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियर कर दिया कि भाई साहब हम और टेरिटरीज एक्वायर कर सकते हैं। तो हमें नादान परिंदा मत समझो, हम और टेरिटरीज एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो जो टेरिटरी हम एक्वायर करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली भारत का हिस्सा बनती जाएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल गोवा, एग्जाम्पल सिक्किम, उसके लिए कुछ और नहीं करना पड़ा, एक संविधान में संशोधन किया, भारत का हिस्सा बन गई, बात खत्म। ठीक है, तो आर्टिकल 1 इस चीज की बात करता है। फिर आता है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 बात करता है 2 पावर्स की, दैट इट गिव्स द पार्लियामेंट 2 पावर्स। आर्टिकल 2 गिव्स द पार्लियामेंट 2 पावर्स। 1, power to admit new states into Union of India. Second, power to establish new states.
पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। ठीक है, आर्टिकल 2 जो है ना, ये एक्सटर्नल स्टेट्स की पावर देता है, ये इंटरनल स्टेट्स की पावर नहीं दे रहा है। मतलब क्या है, ये बोलता है दैट पावर टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स, मतलब जो स्टेट्स अभी के समय भारत का हिस्सा नहीं है, उन स्टेट्स को भारत में इंक्लूड करने की बात कर रहा है आर्टिकल 2। द स्टेट्स विच एज ऑफ नाउ आर नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया, उन स्टेट्स को इंडिया में इंक्लूड करने की बात कर रहा है आर्टिकल 2। उन स्टेट्स को इंडिया में इंक्लूड करने की बात कर रहा है आर्टिकल 2। ठीक है, एग्जांपल गोवा, सिक्किम, ये सारी वो स्टेट्स थी, ये दोनों वो स्टेट्स थी विच आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, लेटर ऑन दे बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरी चीज, द पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स, कि जो स्टेट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती, उन स्टेट्स की एग्जिस्टेंस में मदद करना। जो स्टेट्स एग्जिस्ट नहीं करती, उन स्टेट्स की एग्जिस्टेंस में मदद करना, यह भी हमारे पार्लियामेंट का अधिकार है, हमारे पार्लियामेंट की पावर है। एग्जाम्पल बांग्लादेश, एग्जिस्ट थोड़ी करती थी, हमें लगा कि हल मदद कर देनी चाहिए, हमने कर दी। ठीक है, दैट इज व्हाट इज बांग्लादेश। तो आर्टिकल 2 बेसिकली टॉक्स अबाउट दोज एरियाज विच आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया एज ऑफ नाउ, जो भारत का भी हिस्सा नहीं है ना, ये उन चीजों की बात कर रहा है। तो आर्टिकल 2 सॉरी, ऐसी चीजों की बात कर रहा है, ऐसी स्टेट्स की बात कर रहा है जो इंडिया का भी पार्ट नहीं है। दूसरी ओर अगर हम देखते हैं आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 में आप लिख लेना कि आर्टिकल 3 जो है इट टॉक्स अबाउट इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। इट टॉक्स अबाउट इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है कि पार्लियामेंट के पास 5 पावर्स हैं। पहला, फॉर्म न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी और बाय मर्जर, कि कोई नई स्टेट बना देना उसको तोड़ के या मर्ज करके। दूसरा, इंक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट। तीसरा, डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट। चौथा, ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ स्टेट। एंड पांचवा, ऑल्टर द नेम ऑफ स्टेट। ऑल्टर द नेम ऑफ स्टेट। तो आर्टिकल 3 ये कहता है कि भारत में पार्लियामेंट के पास जो इंटरनल स्टेट्स हैं, जो स्टेट्स अभी एग्जिस्ट करती हैं, उनके लिए 5 पावर्स हैं भारत की पार्लियामेंट के पास। पहला, फॉर्म न्यू स्टेट बाय मर्जर और सेपरेशन। दूसरा, इंक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट। तीसरा, डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट। चौथा, ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट। और पांचवा, ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। ठीक है जी, ये चीज जो है ये एग्जिस्ट करती है। जैसे एग्जांपल देखें फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना। ठीक है, बाय स्प्लिट हमने तेलंगाना की फॉर्मेशन कर दी, आंध्र प्रदेश को तोड़ दिया ना हमने। ठीक है ना, तो इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन में आर्टिकल 3 आता है। पर ये आर्टिकल 3 में इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन के लिए एक प्रोसेस है कि वो प्रोसेस होता कैसे है। देखो, पार्लियामेंट सीधा जाके स्टेट्स को तोड़ नहीं सकती या स्टेट्स को क्रिएट नहीं कर सकती। उसके लिए क्या करना होता है कि सरकार जो है पहले राष्ट्रपति को कहती है कि सर हम ये करना चाहते हैं। सो द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज इंपॉर्टेंट, लिखा भी हुआ है, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज इंपॉर्टेंट। अब सीधा प्रेसिडेंट नहीं कह देंगे कि कर लो, प्रेसिडेंट जो है वो भेजेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के पास कि सर ये करना जा रहा है, अब सोच लो क्या करना है। स्टेट लेजिस्लेचर अपना ओपिनियन देगा, स्टेट लेजिस्लेचर विल गिव इट्स ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट। But the issue is the opinion that is given by the state legislature is not binding. इसलिए अल्टीमेटली पावर किसकी है? पार्लियामेंट की। कि अगर पार्लियामेंट ने सोच लिया कि स्टेट बनानी है तो बन जाएगी, स्टेट तोड़नी है तोड़ दी जाएगी। स्टेट लेजिस्लेचर के स्टेट का कोई कंसेंट नहीं है, उनका ओपिनियन है, और ओपिनियन को मानना ना मानना पार्लियामेंट की मर्जी है। टू एग्री और टू डिसएग्री विद ओपिनियन इज द पावर ऑफ द पार्लियामेंट।
ठीक है जी, दैट इज व्हाट इज आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी वजह से ये लाइन अंडरलाइन कर लेना कि इंडिया इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन की बात हमने क्यों करी, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन की हमने बात करी इसलिए क्योंकि आर्टिकल 1 में बाबा साहेब ने ये समझा दिया कि जो यूनियंस या जो एरियाज भारत में आएंगे वो भारत से निकल नहीं सकते, यू डोंट हैव द पावर टू सीड अवे, दैट मींस इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। पर आर्टिकल 3 में कह दिया कि स्टेट्स को हम तोड़ मरोड़ सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए, नेशनल इंटीग्रेशन के प्लान के लिए और नेशनल यूनिटी के लिए, नेशनल डेवलपमेंट के लिए, इसलिए हमने कह दिया डिस्ट्रक्टिबल यूनिट्स। बात समझ आ गई। फिर आता है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 बिल्कुल सिंपल सी बात करता है। आर्टिकल 4 कहता है कि अगर आपने या मतलब पार्लियामेंट ने आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को यूज करते हुए कोई भी लॉ बनाना है, एनी लॉ दैट हैज टू बी मेड बाय द पार्लियामेंट यूजिंग आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3, सच लॉ शैल बी आउटसाइड आर्टिकल 368। मतलब क्या है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में पारित किए हुए लॉ जो हैं दे कैन बी पास्ड मेयरली यूजिंग सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, सो मैं कल आपको एग्जांपल दे रहा था ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कैन आल्सो बी डन यूजिंग सिंपल मेजॉरिटी, दिस इज वन एग्जांपल ऑफ दैट, आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 सिंपल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट होनी है। ये आर्टिकल 4 में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बता दिया कि 368 की रिक्वायरमेंट इतना आसान तरीका है स्टेट्स को तोड़ने का कि सिंपल मेजॉरिटी से कि मोर देन 50% ऑफ प्रेसिडेंट वोटिंग से टूट जाएंगी, इतना आसान है स्टेट्स को तोड़ना मरोड़ना। ठीक है जी। फिर आता है कि भारत में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की बात हुई तो 3 मेजर कमिटीज बिठाई गई भारत में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स को लेकर। पहली कमेटी का नाम था धर कमीशन। धर कमीशन से जब पूछा गया कि वेदर लैंग्वेज शुड बी द क्राइटेरिया, तो धर कमीशन रिजेक्टेड लैंग्वेज एज अ क्राइटेरिया। इन्होंने कहा कि लैंग्वेज शुड नॉट बी द क्राइटेरिया फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। पर पहली मेजर कमेटी जो थी वो धर कमीशन थी। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि धर कमीशन पहली कमेटी थी, चेयरमैन इसके एस के धर साहब थे, एंड दिस रिजेक्टेड लैंग्वेज एज अ क्राइटेरिया, this rejected language as the criteria. सेकंड आता जेवीपी कमेटी। जेवीपी कमेटी में 3 मेंबर्स थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पताबी सीतारमैया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पताबी सीतारमैया। ये कांग्रेस ने कमेटी बनाई थी। कांग्रेस के लोगों ने कहा कि सर नहीं, हमें एक्सेप्टेबल नहीं है कि लैंग्वेज इज नॉट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, तो कांग्रेस के लोगों ने कमेटी बनाई, 3 मेंबर की कमेटी बनी। दे आल्सो रिजेक्टेड लैंग्वेज एज अ क्राइटेरिया, दे आल्सो रिजेक्टेड लैंग्वेज एज अ क्राइटेरिया। फिर क्या हुआ, फिर 1953 में आंध्र प्रदेश में रिवोल्ट हो गया। रिवोल्ट हो गया मतलब प्रोटेस्ट हो गए कि हमें अलग स्टेट चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो अक्टूबर 1953 में कांग्रेस के एक नेता जो थे उनका देहांत हो गया आफ्टर 56 डे हंगर स्ट्राइक। उस नेता का नाम था पोटू सिरिरामुलु। पोटू सिरिरामुलु। So Potu Siriramallu died after 56 day hunger strike. After that, the protests turned violent, and ultimately, in October 1953, the first linguistic state known as Andhra was created, separating it from Madras. तो भारत में पोस्ट इंडिपेंडेंस पहली स्टेट जो लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर क्रिएट की गई, दैट वाज आंध्र प्रदेश। पहली स्टेट जो लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर क्रिएट की गई वो थी आंध्र प्रदेश। ठीक है जी। फिर बाकी स्टेट्स ने कहा कि सर अगर उनको क्रिएट करे तो हमें भी करो। तो दिसंबर 1953 में एक कमेटी बिठाई गई जिसका नाम है फजल अली कमीशन, और विच इज ऑल्सो नोन एज स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। फजल अली कमीशन और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ये फजल अली कमीशन और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के 3 मेंबर थे। फजल अली साहब चेयरमैन थे, के एम पनिकर एंड एच एन कुंजरू। इन्होंने कहा
कि लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड एज अ क्राइटेरिया। तो पहली कमेटी, ये बात ध्यान में रखना, दैट द फर्स्ट कमेटी टू एक्सेप्ट लैंग्वेज एज अ क्राइटेरिया वाज फजल अली कमीशन। बाकी दोनों ने लैंग्वेज को रिजेक्ट कर दिया था, फजल अली कमीशन ने लैंग्वेज के ऊपर टिक मार्क मार दिया, क्योंकि इनको कहा गया था कि लैंग्वेज होगा ही होगा क्राइटेरिया, इसके बाद बताओ क्या करना है। ठीक है, तो फजल अली कमीशन एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज अ क्राइटेरिया। ठीक है, तो फजल अली कमीशन के बेसिस के ऊपर, फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन के बेसिस के ऊपर भारत में बना स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। ये बात ध्यान रखना कि जो फजल अली कमीशन थी उसकी रिकमेंडेशन के बेसिस के ऊपर बना स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956, और फिर धीरे धीरे भारत में स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करते करते आज हम इस हालात में खड़े हैं कि इतनी सारी स्टेट्स आ गई। तो ये फैक्चुअल चीज है, इसको आप एक बार देख लेना, इसमें तो समझाने वाला कुछ नहीं है कि कौन सी स्टेट कब बनी, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप देख लेना एक बार। ठीक है जी, कि कौन सी स्टेट कब बनी। 56 में केरला, त्रिवनकुर कोचीन, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, न्यू यूटीज, ये सारी न्यू यूटीज। 1960 में महाराष्ट्र, गुजरात, 1961 दादरा एंड नगर हवेली, 62 गोवा, दमन दीव, फ्रेंच हैंडओवर ऑफ पुडुचेरी, 63 नागालैंड, 66 हरियाणा, 71 हिमाचल प्रदेश, 1974 सिक्किम, 87 मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, 2000 छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, 2014 तेलंगाना, 2019 2 यूटीज, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। राइट, सो दिस इज इट विद रिस्पेक्ट टू यूनियन टेरिटरीज। ठीक है जी, कोई डाउट किसी को? पक्की बात है? ऑनलाइन एनी डाउट? मैं देता हूं जवाब उसका। सीमा, देखो जो हमने सवाल पूछा है कि फिर 100th अमेंडमेंट बांग्लादेश को लेके क्यों किया गया था, तो जो बात की जाती है वो भी अभी इस चीज को समझ लो आप। सीन क्या है कि अगर हम तो इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन, सो दैट वी कैन डू बाय आर्टिकल 3 सिंपल मेजॉरिटी। पर 1960 का एक केस है, इसको लिख भी लेना अपने पास। 1960 का जो केस है, बेरुबेरी केस, इस बेरुबेरी केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल आया कि जो बेरुबेरी एनक्लेव्स हैं, इन बेरुबेरी एनक्लेव्स को इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया था, कि नेहरू नून एग्रीमेंट था, जिसमें यह कहा गया कि जो हमारी बांग्लादेश के साथ, सॉरी हमारी एनक्लेव्स हैं, बेरुबेरी एनक्लेव्स, दे शैल बी गिवन टू द अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान, प्रेजेंट डे बांग्लादेश। तो सवाल ये उठा कि क्या आर्टिकल 3 की पावर को यूज करके, आर्टिकल 3 की पावर को यूज करके भारत सरकार या पार्लियामेंट जो है वो सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू किसी और कंट्री को अपनी टेरिटरीज दे सकती है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 3 को पढ़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने जब आर्टिकल 3 को पढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट कहता कि आर्टिकल 3 जो है ना वो इंटरनल रिऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, उसमें यह नहीं कहा सकता या ये नहीं कहा गया कि हम अपनी टेरिटरी किसी और कंट्री को दे सकते हैं। ठीक है, पर अगर हमने फिर भी देनी है टेरिटरी, जैसे बेरुबेरी एनक्लेव्स की बात की गई, या 2015 में इंडिया बांग्लादेश लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट की जो बात आप कर रहे हो, तो बेरुबेरी केस में यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दैट इफ इंडिया हैज टू गिव इट्स टेरिटरी और एक्सचेंज इट्स टेरिटरी टू विद सम अदर कंट्री, देन द पार्लियामेंट शैल पास द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यूजिंग आर्टिकल 368, that is special majority। तो अगर हमने किसी और कंट्री को ही अपनी टेरिटरी देनी है, जैसे हमने बेरुबेरी एनक्लेव्स दिए 1960 में, बेरुबेरी एनक्लेव्स देने के लिए फिर एग्रीमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 9वां संविधान संशोधन 1960 का था, जिसके बेसिस के ऊपर हमने बेरुबेरी एनक्लेव्स दिए। और फिर लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो 100th अमेंडमेंट एक्ट था, जिसका आपने सवाल पूछा, उसमें भी हमने बांग्लादेश को कुछ एनक्लेव्स दिए थे, कुछ एनक्लेव्स बांग्लादेश से लिए थे, वो स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू हुआ था। राइट, ठीक है जी, सो दैट इज इट फॉर टुडे। ठीक है जी, कोई डाउट होगा कल के सारे टेस्ट कर लेना, कोई डाउट होगा मेरे से कल पूछ लेना क्लास के लास्ट में। तो कल हम बात करेंगे सिटीजनशिप की और स्टार्ट करेंगे साथ ही फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के नोट जो है वो आपको कल सुबह अपलोड हो जाएंगे आपके पोर्टल के ऊपर। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू टुमारो एट 2:15। Recording stopped.